चलो, तो लास्ट हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है कि खराब होता है। तो स्टार्टिंग में भाई बच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं, दिमाग के थोड़े कच्चे रहते हैं, मैं पक्का कर दूंगा पढ़ा पढ़ा के। तो कुछ देर बाद आंसर आ गया था कि सर माइल्ड इन्फ्लेशन इज गुड, बट बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा तो वो अच्छा नहीं है। इट्स जस्ट लाइक दैट, शुगर खाना ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा है कि खराब है? लाइट शुगर, माइल्ड शुगर इज गुड। और अगर आप चींटी की तरह शुगर खाने लग जाएंगे तो हो सकता है दादाजी की एज आते आते आपका पुनर्जन्म हो जाए। समझ में आ गया? तो इंसुलिन का जो चक्कर है वो बॉडी में गड़बड़ा जाएगा। हाँ, बहुत कम शुगर खाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो आपका इंसुलिन लेवल डाउन हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो ज्ञान हो चाहे खाने पीने का सामान हो। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे पगला जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, तो इसलिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई बाद में नहीं करनी, अभी करनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। और हमने इन्फ्लेशन पे स्टॉप किया था। सबको इन्फ्लेशन का मतलब आई होप सो समझ में आ गया होगा कि जब भी प्राइसेस इंक्रीज करती हैं और लगातार इंक्रीज करती रहती हैं, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्फ्लेशन। तो थोड़ी बहुत महंगाई होना अच्छी बात है भाई, बट बहुत ज्यादा महंगाई जब हो जाएगी, हर साल आपकी कमाई जो है वो 8-9% के हिसाब से बढ़ रही है। पिछले साल 10 लाख कमाया तो लगभग इस साल 10,80,000 कमा लिया या 11 लाख कमा लिया। बट अगर पिछले साल 10 लाख कमाया, इस साल 11 लाख रुपए कमाया, तो आपकी अर्निंग बच्चों 10 से 11 लाख, 10% बढ़ गई। जब 10 लाख कमा रहे थे तो आपके घर का खर्चा 8 लाख था, जब 11 लाख कमा रहे हैं तो आपके घर का खर्चा 10,80,000 हो गया। कहने का मतलब इनकम इंक्रीज्ड बाय 10% एंड योर एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज्ड बाय 30%। अब बच्चे कहेंगे सर ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? 10 लाख से 11 लाख कितना गैप होता है? 1 लाख। 1 लाख 10 लाख का कितना परसेंट होगा? सिंपल एज दैट। इतनी मैथ्स आई होप सो आती है, और इतनी स्पीड में आती है, क्योंकि इतनी स्पीड में मैथ्स आती होगी तभी कॉमर्स कर पाएंगे। नहीं तो सर क्या करना पड़ेगा? नहीं तो कॉमर्स ही पढ़ना है, बट मैं उसका ट्रिक आपको बता देता हूँ। बड़े दिन से मन में बात थी, आज दिल की बात जुबान पे आ रही है। घर जाके 50 तक के टेबल एक कॉपी में लिख लीजिएगा। कितने तक के? 1 से 50। अब सर 1 का नहीं लिखेंगे हम, चलिए अच्छा 2 से लिख लीजिएगा, इतना डिस्काउंट देता हूँ। 2 से 50 तक के टेबल लिख लीजिएगा अप टिल 12। 2 10 20, 2 11 22 और 2 12 24, और उसको बाय हार्ट रट लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको लग रहा है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 38 × 12 लिख के कर लेते हैं, लिख के करने में समय होगा बर्बाद। तो 38 × 12, या तो आपकी मैथ्स इतनी तेज हो, 38 × 10 इज 380, 38 × 2 इज 76, टोटल आएगा 376, तब तो काम चल जाएगा। नहीं तो आपकी मैथ्स अर्थमेटिक बहुत तेज होनी चाहिए कॉमर्स पढ़ने के लिए। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड शुड बी वेरी 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 फास्ट। हाँ, इससे ज्यादा मैथ्स की जरूरत भी नहीं पड़ती कॉमर्स इकोनॉमिक्स में। चलिए, तो 10% आपकी इनकम बढ़ी, करेक्ट। खर्चा 8 लाख रुपए का था, 10 लाख पापा कमाते थे। अब पापा कमा रहे हैं 11 लाख रुपए, बट फैमिली एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10,80,000। कितना खर्चा बढ़ा आपका? 2.8। तो आप 2.8 अपॉन 8 लाख जब करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये समझ लीजिए 35% के आसपास आ जाएगा। तो मेरी कमाई तो 10% बढ़ी। जब मैं 10 लाख कमा रहा था, 8 लाख खर्च कर रहा था, हाउ मच आई यूज टू सेव? 2 लाख। और अब मैं कितना बचा पा रहा हूं? सिंपली ओनली 20,000 रुपी। क्या मेरी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ पा रही है? नो। और अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम कमाएंगे जितना भी, ज्यादा से ज्यादा पैसे हमारे खर्च हो जाएंगे। तो अगर आप किसी 25-26 साल के लड़के से बात करिए, या अपने घर में किसी चाचा जी से बात कर लीजिए, भैया से बात कर लीजिए कि आप कमाते हैं जो पैसा, आप क्यों मैक्सिमम सेव करते हैं, वो क्या बोलेंगे? मेरा दिमाग खराब हो गया। नो। व्हाट वुड बी द आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर? कोई बता सकता है मेरे को? हर इंसान जो पैसे कमाता है वो सेव क्यों करता है पैसे भाई? सर हो सकता है सर कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको एक टाइमलाइन देता हूं यहाँ पे। द टाइमलाइन गोज लाइक दिस। सर ये कैसी टाइमलाइन है? ये है जिस दिन आप रोए थे बट आपके सारे रिश्तेदार खुश हुए थे। वो कौन सा दिन था? जब आप धरती पे प्रकट हुए, पैदा हुए। उसके बाद लगभग अप्रोक्सीमेटली ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है 21 साल तक का, आपकी पढ़ाई लिखाई चलती रहती है, ग्रेजुएशन है वगैरह वगैरह, गॉट इट क्लियर। फिर लगभग 22-23 साल तक, मैं 24 ले लेता हूं, लगभग आप पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक से कंप्लीट करके
25th ईयर ऑफ योर लाइफ, सर सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे, ठेंगा सेलिब्रेट करेंगे, सिल्वर जुबली, पैसे है नहीं सिल्वर जुबली लाइफ की सेलिब्रेट करेंगे, आपकी नौकरी वगैरह लग जाएगी। और यहां से लेकर लगभग 60th बर्थडे तक जो ऐसा अज्यूम किया गया है कि इंसान गधे का जीवन जीता है और सिर्फ ये किस चीज में इंटरेस्टेड रहता है, इनकम अर्न करने में, और इसी पीरियड में वो ऑब्वियस सी बात है भाई फैमिली वगैरह भी होगी तो पैसे भी खर्च होंगे। ऐसा तो है नहीं कटोरे के पड़ोसी के घूमता रहेगा, किसी से दाल मांग ली, किसी से चावल मांग लिया, खर्चा भी होगा। तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे इनपुट भी एज वेल एज आउटपुट भी, आप कमा भी रहे हो एज वेल एज खर्च भी कर रहे हो। प्राइसेस सो कॉल्ड बढ़ती भी जाएंगी, आपके खर्चे बढ़ते भी जाएंगे, बट प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम कब आनी स्टार्ट होगी? प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी चिल्ड्रन आफ्टर द एज ऑफ योर सो कॉल्ड रिटायरमेंट। भाई जैसे कोई प्रोफेशनल है, मैं हो गया, सोनू निगम जी हो गए, AR रहमान जी हो गए, ये कभी रिटायर नहीं होते हैं, हम हमेशा भोगते रहेंगे, मतलब हमेशा बोलते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। बट जो जॉब में है, गवर्नमेंटल लॉज के अकॉर्डिंगली इन सर्टन जॉब्स पीपल रिटायर एट 60, कुछ में 62 है, कुछ में 65 है। आप बहुत अनोखे टाइप के होंगे तो चलिए आपको फिर से हायर कर लिया गया, जैसे अजीत डोवाल जी हैं, गॉट इट क्लियर। कुछ लोग होते हैं ऐसे, बट क्या सबको 60 ईयर्स के बाद जॉब मिलता है? नहीं मिलता। तो व्हाट वुड हैपन आफ्टर दिस? आपकी जो इनकम है दैट वुड बी प्रोबेबली जीरो एंड यू विल बी डिपेंडेंट ऑन पेंशन, या जो आपने कमाने के टाइम पे सेविंग किया था उसी में आप क्या करेंगे? स्पेंडिंग। तो ये लाइफ का बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग भगवान से क्या बोलते हैं पता है? हे भगवान मेरे को उठा लो। भगवान कहेगा थोड़ा वेट कम करो, फिर उठाए, अभी बहुत भारी हो तुम। तो लोग जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, पता लगा ज्यादा एक्सरसाइज किया, वहीं हार्ट अटैक हो गया, घर वाले बहुत खुश हो गए, बुढ़ा अच्छा है। गॉट इट क्लियर? कल से रोटी वोटी कम बनानी पड़ेगी। तो सो कॉल्ड ये जो एज होती है बड़ी क्रूशियल हो जाती है इंसान के टाइम पीरियड में, लाइफ में। तो इस एज में उसकी इनकम क्या होती है? प्रैक्टिकली जीरो। और वो किस पे डिपेंडेंट है? सेविंग्स पे। अब भाई पेंशन तो भारत सरकार ने 2004 के बाद बंद कर दी नौकरियों में अपनी, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो कभी पेंशन ठीक ठाक देते ही नहीं थे। तो थोड़ा पेंशन वाले पॉइंट पे लगा देते हैं किट्टम किट्टू। इनकम आपकी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा आपने क्या सेविंग्स की थी इस टाइम पीरियड के बीच में। सर ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, अच्छा लग रहा है सुनने में। तो अगर मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूं कि कैसे इस ड्यूरेशन में ज्यादा से ज्यादा कमा कर बचा लो ताकि बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम ना आए, इस टेक्निक को ही हम सो कॉल्ड बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। क्या बोलते हैं? और रिटायरमेंट प्लानिंग जिसने ठीक से कर ली उसका हाल बागबान के अमिताभ बच्चन की तरह कभी नहीं होगा, या स्वर्ग मूवी के राजेश खन्ना की तरह कभी भी नहीं होगा। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट 60 इयर्स जॉब खत्म हो जाए तो वो हनुमान मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, चर्च के सामने, गुरुद्वारे के बाहर कटोरा लेके बैठे हाथ उठा दें? नहीं चाहते? चाहते हैं? चाहते हैं? नहीं चाहते? नहीं चाहते ना? अच्छा, कौन कौन चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं BMW, मर्सिडीज बेंज, जो लाइफस्टाइल अभी जी रहा हूं वही लाइफस्टाइल मेरा रहे? वो भी हाथ उठा दे। नहीं चाहते ऐसा? तो भैया चाहते क्या हो? सर वही ऑल्टो 800 सही है सर, ज्यादा खर्चा पानी भी नहीं है। खैर ये तो एक मॉडेस्ट इंसान की सोच है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। बट व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है प्रेजेंटली वही रिटायरमेंट के टाइम पे रहे, सर क्या करना पड़ेगा? भाई कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। प्लस मेरे कुछ स्पेशल लेक्चर्स होंगे बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, तो ये लेक्चर्स आप अटेंड कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया तो आप एकदम रावण बन गए, राम जी बन गए, बट इससे आपको एक बॉनवीटा मिलेगा अपनी लाइफ में। मैं अभी अपना भी एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे पास भी एक समस्या है बहुत बड़ी, और समस्या ये है कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने मेरे पास 1 से 1.25 लाख रुपए बचेंगे खर्च करने के बाद। तो मैं हर दिन परेशान रहता हूँ कैसे उस पैसे को खर्च करें। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको अडॉप्ट कर लीजिएगा सर। तो सो कॉल्ड ये चीज इंसान की लाइफ में होनी चाहिए। तो अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं, आपकी दादी माँ है, नाना जी हैं, सर नाना जी हमारे घर पे नहीं रहते हैं, अरे कहने का मतलब आपके परिवार में है, एंड उनको पापा से 1 रुपए भी नहीं मांगना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए दे हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी।
तो एक जमाना था जब बच्चों को उनके पेरेंट्स बताया करते थे कि भाई रिटायरमेंट की एज कैसे चलती है वगैरह वगैरह, बट आजकल ये एक डिस्कनेक्ट आ गया है बीच में। ना स्कूलों में ऐसा कुछ सिखाया जाता है, ना घर में ऐसी कोई बातें होती हैं। घर वालों को क्या लगता है कि बच्चों को अगर पैसे के बारे में कुछ बता दिया तो बच्चे स्मॉल बी बन जाएंगे। स्मॉल बी क्या होता है सर? अरे बिग बी अमिताभ बच्चन है, स्मॉल बी मतलब बिगड़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है बट जरूरी ऐसा नहीं है। तो होगा तब जब उनके हाथ में पैसे जाएंगे। तो पैसे मत दीजिए, सिर्फ पैसे के बारे में बताइए कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे उसको खर्च करना है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिंदगी में? सेव करना है। क्योंकि हर दूसरे दिन पार्टी में जाना है, हर 6 महीने पे आईफोन खरीदना है, जीभ लिबलिबाती रहती है, मोमोज खाना ही खाना है तेजाब वाली मिर्ची का। तो ये सब चीजें थोड़ी कंट्रोल करनी है। तो सब कुछ हम पढ़ेंगे, खैर बहुत बड़ी चीज नहीं है, परेशान मत होइए। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि क्यों इंसान अपने बुढ़ापे के लिए पैसा सेव करे। और वही कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ रहे थे, महंगाई तो बच्चों बढ़ती जाएगी। हाँ सर, हमने गाना भी सुना है, महंगाई डायन मार खा जाएगी, सुना होगा सबने। तो क्या ऐसा होगा कि महंगाई कम हो जाएगी आने वाले टाइम में? नहीं होगी। हाँ, बट आपकी कम क्या होगी? इनकम जीरो हो जाएगी। आप सिर्फ अपनी सेविंग्स पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो कैसे आप अपने पैसे को सेव करें आज, वेयर टू इन्वेस्ट इन सच वेज ताकि आपका हाल बागबान के अमिताभ बच्चन की तरह बिल्कुल ना हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो क्या बकवास कर रहे हैं सर, सर मेरे दादाजी के पास ना 500 करोड़ रुपए की वेल्थ है, सर पापा के पास ना 3000 करोड़ की वेल्थ है। बच्चों, अनिल अंबानी के पास भी 20,000 करोड़ की वेल्थ थी। उनके बैंक का लॉकर अपनी मम्मी के बैंक के लॉकर से कंपेयर कर लीजिएगा, आपकी मम्मी के पास ज्यादा ज्वेलरी होगी इन कंपैरिजन विद अनिल अंबानीज वाइफ। तो जब दिन बुरे होते हैं, जब दिन खराब होते हैं, जब इंसान की प्लानिंग निपट जाती है, तो उसको भिखारी बनने में टाइम नहीं लगेगा। गॉट इट क्लियर? तो ये सारा फिनोमेना कनेक्टेड विद व्हाट है? इन्फ्लेशन है। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन होता ही ना, महंगाई बढ़ती ही ना, क्या मेरे को आपको बचाने की जरूरत पड़ती पैसों को? नो। तो हम पैसे इसीलिए बचाते हैं ताकि रेनी डे के लिए, सर रेनी डे मतलब बरसात वाले दिन के लिए, अरे कहने का मतलब जिस दिन आपकी इनकम जीरो हो जाए, कैसे आप उसको सेव कर पाए। तो इन्फ्लेशन खतरनाक है गब्बर की तरह, या अच्छा है अमिताभ बच्चन की तरह? खतरनाक है ना। तो इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको सही जगह पे सेविंग करनी पड़ेगी। तो बातें समझ में आ गई? हाउ वर्स्ट इन्फ्लेशन कैन इफेक्ट पीपल एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। अंडरस्टूड व्हाट इज इन्फ्लेशन? चलिए, किसी की कोई इस पे क्वेरी है तो प्लीज आस्क, मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। तो पक्का इन्फ्लेशन समझ में आ गया सबको? तो एनी प्रोसेस, एनी फिनोमेना, एनीथिंग दैट यू नोटिस वेयर यू फाइंड कि दाम चीजों के बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट जब बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं तो इट इज अ प्रॉब्लम। और तेजी से बढ़ने लग जाते हैं कहने का मतलब जितनी महंगाई बढ़े, अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा बढ़ रही है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। देन देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कब आती है? आपकी इनकम इतनी सी बढ़ती है और खर्चा इतना बढ़ जाता है। समझ में आ गया? प्रॉब्लम यहां पे आती है। थोड़ा बहुत पेट दर्द है तो कोई बात नहीं, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। बट पिछले 15 साल से पेट दर्द चल रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने दोस्त से दूर रहना है जो हर 15 मिनट में पेट पे लात मार देता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? कोई क्वेरी लोगों की प्लीज आस्क। तो सो कॉल्ड इन्फ्लेशन आपको दो तरह का नजर आएगा। यू पीपल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि गवर्नमेंट हर चीज में एफर्ट लेती है कि भाई चावल का दाम ना बढ़े, दाल का दाम ना बढ़े, सब्जी का दाम ना बढ़े, बट कभी गवर्नमेंट ने एफर्ट किया कि पेट्रोल का दाम ना बढ़े? कभी गवर्नमेंट ने एफर्ट किया कि किसी भी और तरीके के ऑयल का दाम ना बढ़े? कभी एफर्ट नहीं किया गवर्नमेंट ने। क्यों नहीं किया? क्या आप मेरे को एक कोई आंसर दे सकते हो उसके ऊपर? जब चावल दाल खाने पीने की चीजों का दाम बढ़ता है ना, तो उनकी पेट में दर्द होती है और वो सोचते हैं कि कुछ किया जाए जिससे इनके प्राइसेस ना बढ़े। तो कोई बता सकता है कि पेट्रोल, ऑयल या कोई भी फ्यूल होता है, जब इसका दाम बढ़ता है तो गवर्नमेंट कोई इफेक्ट नहीं लेती? यस। चलिए, तो अनुष्का जी ये बोलना चाहती है कि इस चीज को खरीदने वाली जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, वो उतने ज्यादा नहीं है जितने दाल और चावल के हैं। भाई दाल चावल तो 140 करोड़ की आबादी है तो सब खरीदेंगे, बट क्या पेट्रोल ऑयल ये सब खरीदते हैं? सर हमने तो मम्मी से बहुत बार बोला आज पेट्रोल में फ्रेंच फ्राइज फ्राई करो जरा, क्योंकि हम लोग रईस लोग हैं तो थोड़ा महंगा ऑयल लेते हैं। तो पेट्रोल में फ्रेंच फ्राइज फ्राई करने का रिस्क कभी मत लीजिएगा, 13 दिन बाद ग्रैंड पार्टी करनी पड़ जाएगी घर में। वॉट इट क्लियर? तो गवर्नमेंट को क्या लगता है कि भाई हमको पेट्रोल पे अराउंड 95% टैक्स मिलता है। कितना?
और पब्लिक जो 10-15 लाख की गाड़ी खरीद सकती है वो 100 रुपए लीटर का पेट्रोल भी खरीद सकती है। तो हम क्यों ऐसे लोगों की चिंता करें, इन लोगों के पास पैसे हैं। गोल्ड का जब प्राइस बढ़ता है, कभी आपने सुना है गवर्नमेंट ने कोई स्कीम अनाउंस की हो कि संडे को गोल्ड खरीदिए, जाके 10% सस्ता हम दे देंगे? नो। गैस सिलेंडर का प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट को चिंता है, भाई गरीब लोग भी खरीद रहे हैं जो उनका वोट बैंक है। दाल चावल का प्राइस बढ़ेगा तो उनको चिंता है, बट गोल्ड पेट्रोल गवर्नमेंट को पता है कौन खरीदता है, दोज हु कैन रेडली अफोर्ड देम। तो हम क्यों परेशान हो अननेसेसरी। तो अगर आपको एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में मैं बैठा दूं और मैं बोलूं कि आपकी शॉप पे 100 यूनिट्स अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई, और पब्लिक खरीदने को आ गई 180 यूनिट्स। पहले इस प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपए था और अब इस सिचुएशन को देखकर आपने प्राइस रख दिया 15 रुपी। आपको पूरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि क्यों आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की डिमांड ज्यादा है। पब्लिक की डिमांड ज्यादा है तो सर वही चीज तो है, दाल चावल खाने वाले भी लोग इंडिया में ज्यादा है, बट उतनी पैदावार मौसम खराब की वजह से नहीं हो पाई। तो क्यों प्राइस गवर्नमेंट नहीं बढ़ने देती? गवर्नमेंट तो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है और कहती है जो शॉर्टेज है शॉपकीपर्स को तुम रख लो, बट महंगा किसी को मत बेचना। क्यों? क्योंकि इसको खरीदने वाले गरीब लोग भी और रईस लोग भी हैं, तो गरीबों पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को वोट नहीं मिलेगा। पेट्रोल खरीदना, गोल्ड खरीदना कम लोग खरीदते हैं, ये अगर महंगा है भी तो पब्लिक अफोर्ड कर सकती है, और गवर्नमेंट को सरकार बनाने के लिए उन लोगों के वोट की चिंता जरा भी नहीं है। तो जिनके वोट की चिंता है उनके लिए चीजें सस्ती कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि आपके पापा के अकाउंट में 2,000 रुपए पेंशन चली आई हो, मम्मी के अकाउंट में 2,000 चली आई हो? नो। बट अगर गांव में कोई हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनके अकाउंट में हर 3 महीने में पेंशन क्यों चली जाती है? वो भारत सरकार को वोट देते हैं। गॉट इट क्लियर? और उन बेचारों की कमाई उतनी ज्यादा नहीं है। तो आपके पापा मम्मी का काम गवर्नमेंट को टैक्स देने का है, गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे से पूरी कंट्री में वेलफेयर करती है। तो ये बातें सुन के आपको अच्छी लग रही हैं कि पापा मम्मी बेचारे टैक्स दिए जा रहे हैं और गांव में लोगों को फ्री में पेंशन मिल रही है, क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है, ये हर कंट्री में होता है, ऐसे ही कंट्री चलती है। आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो कुछ पैसा कमाते हैं? सर आप रुलाएंगे आज लगता है, आपकी कमाई एक फूटी कौड़ी की भी नहीं है। समझ में आ गया? आगे और गंदा बोलने वाला हूं, परिवार पे आप बोझ हैं, बोझ। सर ये क्या हो रहा है सर, रोना आ रहा है सर। अरे बोझ नहीं है, मतलब यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स। तो वैसे ही व्हेन यू आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर पेरेंट्स, यू अर्न नथिंग बट स्टिल दे स्पेंड मनी टू नर्चर यू। यस और नो? यस और नो? तो वैसे ही आपके पापा मम्मी टैक्स पेइंग पेरेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट उस पैसे को गांव के गरीब लोगों में देती है, ताकि वो गरीब किसान आत्महत्या ना करे, वो खेती बाड़ी पे ध्यान दे, उसकी कमाई बेचारे की उतनी नहीं है। तो आपके पापा मम्मी का टैक्स का दिया हुआ पैसा उसे पेंशन के नाम पे, एक फाइनेंशियल हेल्प के नाम पे, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के नाम पे दिया जाए। बिकॉज अगर उसने आत्महत्या कर ली तो क्या हमको खाने को अनाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब ये सब सुन के क्या लग रहा है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस बाय द गवर्नमेंट और बैड प्रैक्टिस? इट्स अ गुड प्रैक्टिस, और इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? वेलफेयर। तो हिंदुस्तान में टैक्स देने वाली आबादी सिर्फ 4% है बस। कितनी? बस सर 96% लोग टैक्स ही नहीं देते। अरे भाई 40% तो ऐसे हैं जो कमाते ही नहीं है, स्टूडेंट्स हमारे देश के, वो बेचारे कहां से टैक्स देंगे? अच्छा सर बाकी जो बढ़ जाए, अब बाकी तो मेरा भारत महान, 100 में बाकी बचे बेईमान। सरकार सर उनके ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठाती है? सरकार कह रही है हमारा पेट भर जा रहा है इतनों से, तो क्यों हम पंगा लें अननेसेसरी जाके किसी के ऊपर? पता लगा वोट भी ना मिले हमको, तो भाई उनको भी काफी देख दाख के हिसाब किताब से खर्चा करना पड़ता है। खैर, तो यहाँ पे भाई दाम बढ़ गया, 10 रुपए की कमोडिटी कितने में बिक रही है? 15 में। क्यों बिक रही है? बिकॉज डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन इस चीज को, अपॉर्चुनिटी को कैच करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा और अपना प्रॉफिट बढ़ाएगा। बच्चों इस तरह के प्राइस बढ़ने को बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हाट? अब मैं इसके लिए आपको एक टेक्निक बता देता हूं जो आप हमेशा याद रखेंगे। पिछले हफ्ते आप मार्केट गए और आपने देखा कि मैगी का पैकेट 15 रुपए का था, और आज जब गए तो पता लगा 16 रुपए का हो चुका है। तो प्राइस क्यों बढ़ गया? क्योंकि खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और बेचने वाले कम। फ्यूल में भी यही है। गोल्ड पिछले साल होली पे 46,500 का था, आज लगभग 61,500 का हो गया। क्यों प्राइस बढ़ रहा है? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। अब थोड़ा सा मैं इसका रिवाइंड व्यू आपको देता हूं। गोल्ड क्या मैन्युफैक्चर होता है रसोई के अंदर? नो, माइनिंग होती है ना। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप गोल्ड शॉप पे गए,
आप जैसे ढेर सारे लोग गए, आप मतलब आपके पापा मम्मी, आप क्या करेंगे गोल्ड शॉप पे जाके? जब शॉपकीपर ने देखा कि मेरे पास कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं बट मेरे पास गोल्ड का स्टॉक कंपेरेटिवली उतना नहीं है, या मेरे को लग रहा है कि कल और ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो सोचा चलो आज थोड़ा सा दाम बढ़ाते हैं। तो शॉपकीपर ने सोचा कि कल सवेरे जब मैं गोल्ड बेचूंगा तो मैं दाम बढ़ा दूंगा, दैट इज इन्फ्लेशन। यही बात रिटेलर के दिमाग में जो आ रही है वो गोल्ड के होलसेलर के दिमाग में भी आ रही है कि आज जब हमारे पास 50 कस्टमर्स आते थे तो वो 5 किलो गोल्ड खरीदते थे, आज शाम तक 7 किलो के कस्टमर्स आ चुके हैं, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। तो आपके पापा मम्मी रिटेलर के पास जाएंगे और रिटेलर होलसेलर के पास। तो होलसेलर भी क्या सोचेगा, जब 5 किलो से 7 किलो डिमांड हो गई और आने वाले टाइम में ये और बढ़ जाएगी, तो कल जो मैं गोल्ड बेचूंगा वो महंगा बेचूंगा। तो जब वो गोल्ड खरीदने जाएगा माइनर्स से, जो माइनिंग करते हैं, वहां पे डिमांड दिन भर में 50 किलो की थी, अल्टीमेटली 70 किलो की डिमांड आ गई, तो डिमांड बढ़ गई। तो गोल्ड माइन वाला क्या करेगा, गोल्ड का एक्सट्रैक्शन बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कल तक डेली 50 किलो की डिमांड आ रही थी, आज 70 आ गई, हो सकता है कल को 90 100 हो जाए, तो कल गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो मेरे को माइनिंग ज्यादा करनी है। फिर से बोलिए जो मैं बोल रहा हूं, माइनिंग सेम वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो तो उतना ही काम करेंगे ना भाई, माइनिंग और करवाने के लिए वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। क्या वर्कर्स रोबोट्स होंगे यहाँ पे? नो, इंसान होंगे। इंसान पैसा लेके काम करेगा, बच्चों की फ्री में काम करेगा, तो माइनिंग कराने के लिए और वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, उनको वेजेस देनी पड़ेगी, जो टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स हैं वो और लेने पड़ेंगे, तो माइन के जो ओनर्स होंगे उनके खर्चे भी, वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर, जब उनके खर्चे बढ़ जाएंगे तो वो जो गोल्ड बेचा करते थे, मार्केट में 61,000 का 10 ग्राम है, माइन से 55,000 का निकलता था, कितने का? अब माइन वाला कह रहा है भाई मेरे खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो मैं 55,000 में 10 ग्राम नहीं दे पाऊंगा, मैं कितने में दे पाऊंगा? क्यों भाई, मैंने ज्यादा लेबर्स को इन्वॉल्व किया, उनको वेजेस देनी पड़ रही है, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स आ रहे हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं। तो होलसेलर क्या बोलता है, देखो बेवकूफ मत बनाओ, खर्चा बढ़ गया हम जानते हैं, बट खर्चा बढ़ के भी तुम 55 में जो गोल्ड देते थे, यू कैन गिव इट टू अस एट, काहे 57 चार्ज कर रहे हो? अरे डिमांड है, हम मौके का फायदा नहीं उठाएंगे क्या, हम मौके पे चौका नहीं लगाएंगे क्या? तो 55 से जो 56 हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि उसके खर्चे बढ़ गए, और जो वो 57 में बेच रहा है वो भी अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहा है। तो जब मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी स्टडी मटेरियल जेरोक्स की, इंटरनेट चार्जेस की, बातें समझ में आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की, क्लास के मेंटेनेंस एंड रिपेयर चार्जेस की, क्या मैं आपसे सेम फीस ले पाऊंगा जो मैं लास्ट ईयर तक लेता था? मैं फीस थोड़ी सी बढ़ा दूं, क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ गए, मैं कहां से मैनेज करूंगा भाई, अपनी नस काट के खून डोनेट कर दूं? ऐसा तो होगा नहीं। तो ये जो मेरे खर्चे बढ़े, इस वजह से मैं आपसे ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, दिस इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बट मेरे को पता है कि भाई क्लास में मैक्सिमम कैपेसिटी 20-22 बच्चों की है और 45-50 बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मैं भी गिरगिट की तरह रंग बदलूंगा। सर तो गिरगिट क्लासेस नाम रख दें इसका। तो अब यहां पे मैं मौके पे चौका लगा रहा हूं, तो यहां पे इसकी वजह से जो मैंने फीस बढ़ाई, इट इज नोन एज डिमांड पुल। तो मैकडोनल्ड्स वाले 30 रुपीज में बर्गर मैन्युफैक्चर करते हैं, कितने में? और आपको बेच रहे थे 35 रुपीज में, बट कुछ दिन बाद यही बर्गर बिकने लग गया 49 रुपीज में। सर ऐसा क्यों हुआ? पहले 30 में मैन्युफैक्चर हो रहा था और कितने में बिक रहा था? 35, और कुछ दिन बाद कितने में बिकने लग गया? जब 30 में मैन्युफैक्चर हो रहा था तो 35 में बिक रहा था। अब बेचारों की प्रोसेसिंग कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट ही 39 रुपीज हो चुकी है। तो सर 30 का 35 था, कितना कमा रहे थे? तो 35 में 5 कमाए तो दे शुड सेल इट एट, बट वाई आर दे सेलिंग एट 49? हाँ, सिंपल एज दैट। तो जब उनकी लागत बढ़ जाती है तो दाम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बट दैट फिनोमेना इज नोन एज कॉस्ट पुश। बट अगर हम मार्केट में देख रहे हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम भी मौके का फायदा उठाएं, तो इट इज नोन एज डिमांड पुल। तो अगर प्राइस बढ़े क्योंकि लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं, इट इज डिमांड पुल। अगर प्राइस बढ़े क्योंकि उसकी मेकिंग कॉस्ट बढ़ गई है, तो इट इज कॉस्ट पुश। अब इसकी ट्रिक एक बता दूं, काफी जगह आपने ऑफिस का या दरवाजा कहीं का खोला होगा, तो एक तरफ पुश लिखा होता है और एक तरफ, एकदम सच्चे दिल से बताइएगा, कंफ्यूजन होता है ना किस साइड खोले हैं, जितना भी आप पढ़ लिख लीजिए,
सर आपको ये सब बातें कैसे पता है? भाई साइकोलॉजिकल रिसर्च है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। पुश, अच्छा पहले देख ले, धक्का मारना है। पुल, अच्छा अपनी तरफ खींचना है। गॉट इट क्लियर? तो बस जैसे पुश और पुल है, वैसे ही डिमांड पुल और कॉस्ट पुश याद रखिएगा। तो अगर आप गेहूं खरीद रहे थे या आटा खरीद रहे थे और 2 महीने पहले तक इट वॉज 40 रुपी kg, नाउ द प्राइस हैज गॉन अप टू 48। आपने शॉपकीपर से पूछा भाई 8 रुपए क्यों बढ़ा दिया? उसने कहा भाई देखो 5 रुपए तो हम ही को महंगा मिल रहा है पीछे से, जहां से हम मिल से लेके आ रहे हैं, इसलिए हम आपको महंगे में बेच रहे हैं। तो इट इज नोन एज व्हाट? कॉस्ट पुश। अब हमने कहा कि भाई 40 का 45 हो गया तो हम भी कुछ अपना प्रॉफिट बढ़ा लें, क्योंकि मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, तो वो 3 रुपए इसका भी कमा रहे। इट इज डिमांड पुश। दोनों में आपको एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर कहां लग रहा है? क्योंकि एग्जाम में आप क्वेश्चन इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू कभी आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट करेगा, याद रखिएगा बच्चों मेरी बात को, कभी नॉलेज नहीं टेस्ट करेगा। नॉलेज का मतलब व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, आप आंसर लिख के चले आए। व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, आप आंसर लिख के चले आए। एमसीक्यू क्या पूछेगा? इन कंपैरिजन विद डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, व्हाट सीम्स टू बी एक्सप्लॉयटेटिव फॉर द कंज्यूमर? डिमांड पुल। भाई आपकी लागत बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है आप महंगाई बेचोगे, नस काट के खून तो बेचोगे नहीं अपना। बट जब आपकी लागत बढ़ गई, आपने महंगा बेचा, उसके बावजूद और प्राइस आपने बढ़ाया हुआ है, ये तो थोड़ी बदतमीजी लग रही है ना। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन कहां पे फील हो रहा है? डिमांड पुल में। आपकी व्हीकल में फ्यूल खत्म हो गया, आपने बोला सर अपनी व्हीकल हमको थोड़ा दे देंगे, कहीं जाना है, तो इट्स वेरी गुड, ये हेल्प होता है। बट अगर आपकी व्हीकल में फ्यूल तो था, आपने झूठ बोला और पिछले 2 साल से मेरी गाड़ी लेके जा रहे हैं हमेशा, तो ये तो चीटिंग होगी। समझ में आ गई बात? तो डिमांड पुल में एक्सप्लॉयटेशन है, बट कॉस्ट पुश में एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। भाई मेरे को महंगा मिल रहा है तो मैं भी महंगा बेचूंगा। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज नोन एज इन्फ्लेशन का एक छोटा भाई है जो यहाँ पे नोट्स में नहीं होगा, बट आई वांट कि आप लिख लीजिए, टाइटल्ड एज चिल्ड्रन डीफ्लेशन। कॉपी में लिख लीजिए जो भी नोट्स में ना हो। सो इफ आई से इन द ईयर 2013 कोई एक्स कमोडिटी थी जो कॉस्ट कर रही थी 100 रुपए की, और 2023 में दैट सेम कमोडिटी इज कॉस्टिंग 40 रुपी। सो प्राइस इज फॉलिंग डाउन बच्चों, और प्राइस इज गोइंग अप। फॉलिंग डाउन, this reduction in price is known as what? Deflation. 2013 में आपके पापा की इनकम थी 1 लाख रुपीस पर मंथ, और 2023 में हो गई 4 लाख रुपीस पर मंथ। सो यू विल फील हैप्पी और सैड? यू विल फील हैप्पी और सैड चिल्ड्रन? हैप्पी क्यों? पापा 1 लाख कमा रहे थे और एक्स कमोडिटी कितने की थी? 100 रुपए की। पापा 4 लाख कमा रहे और एक्स कमोडिटी कितने की हो गई? 40 रुपीस की। तो इनकम तो 4 गुना बढ़ गई आपकी, इनकम 4 गुना बढ़ गई। बट क्या खर्चा बढ़ा आपका? वो रादर कम हो गया। तो इट इज गुड और बैड? बच्चा हमेशा पहली बार गलत आंसर ही देता है। इट इज वेरी बैड। अरे सर थोड़ी सी अकल लगाई सर, खिसक गए क्या ऊपर से? 1 लाख रुपए पापा कमा रहे थे और 100 खर्च कर रहे थे, आज 4 लाख कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं सर? तो सर तो गुड है, बैड कहां से हुआ? मैं आपको समझाता हूं बैड कहां से हुआ। क्योंकि आपने सोचा पॉइंट के बराबर, मैंने सोचा सर्कल की तरह, इसीलिए मेरे और आपके आंसर में फर्क आ गया। प्लीज कॉपी दिस, देन आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो सब लोगों के दिमाग में ये बात आ जरूर रही होगी कि आज लगता है सर थोड़ा सा खिसक गए हैं और गलत सलत पढ़ा रहे हैं। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने फीस नहीं दी हम तो देंगे ही नहीं, और कुछ सोच रहे होंगे जो दे चुके हैं सर से फीस आज के लेक्चर की वापस ले लें। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लेक्चर सुन के उतना खुश हो जाएंगे सर अब तो मन कर रहा है 3 गुना फीस दे दें आपको। ध्यान से सुनिएगा। यू आर अ बिजनेस कंसर्न, यू आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू बिजनेस, और जो कमोडिटी 100 रुपए की बिकती थी आज वो कितने की बिक रही है? 40। इसका सबसे पहला रीजन होगा एक्सेस सप्लाई ऑफ सच कमोडिटीज इन द बिजनेस। व्हाट? दूसरा रीजन हो सकता है मार्केट में डिमांड जो है वो बहुत कम है। शॉप पे सामान तो भरा पड़ा है बट खरीदने वाला कोई भी कस्टमर नहीं है। प्लीज कस्टमर मत बोला करिए, क्योंकि कस्टमर बोलते हैं लगता है कष्ट से मरा हुआ।
कोई कष्ट नहीं है, कस्टमर्स है नहीं मार्केट में। तो बच्चों जब मार्केट में डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, बेचारा शॉपकीपर स्टॉक क्लियर करने के लिए, झटपट बेचने के लिए क्या करेगा? प्राइस को कम करेगा। प्राइस कम करेगा तो व्हाट विल हैपन बच्चों? प्रॉफिट कम हो जाएगा, या इवन ही मे सफर लॉस। अब जब बेचारे का प्रॉफिट कम हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या वो अपने एम्प्लॉइज को रिटेन कर पाएगा? नौकरी वालों को तनख्वाह दे पाएगा बेचारा? नो, ही विल सो कॉल्ड अनएम्प्लॉय द रिसोर्सेस, नौकरों को निकाल दिया जाएगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो जो भी रेम्यूनरेशन वगैरह मिल रहा है नौकरों को, दैट विल ऑल्सो गो डाउन, और ये सारे के सारे लोग कहाँ चले जाएंगे? इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। सर ये कहाँ पे? सर यूपी के बगल में कि एमपी के बगल में है? आपने स्टेट ऑफ पॉवर्टी बोला, मतलब सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी। जब ये गरीब हो जाएंगे, पहले पैसे कमाते थे, क्या ये अपने बच्चों को स्कूल में अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे? नो। जब ये अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा लेंगे, तो जिन स्कूल में बच्चे पढ़ते थे ढेर सारे, वहां के टीचर्स की भी नौकरियां चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी सर? क्योंकि भाई जब ये लोग अपने बच्चों का नाम कटवाएंगे तो ये स्कूल में फीस नहीं दे पाएंगे। जब ये स्कूल में फीस नहीं दे पाएंगे तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या सैलरी दे पाएगा टीचर्स को? नो। तो टीचर्स की जॉब भी चली जाएगी। टीचर्स ने जो कार्स खरीदी हैं ईएमआई पे, जब उनकी सैलरी नहीं आ रही, विल द टीचर्स बी एबल टू पे द ईएमआईज ऑन टाइम? नो, टीचर्स वोंट बी एबल टू पे ईएमआईज ऑन टाइम। तो अब बैंक वाले क्या करेंगे? कार वापस खींच लेंगे और नई कार बिकनी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? बिकॉज लोगों के पास पैसे है ही नहीं। तो जब गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो क्या कार के शोरूम में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जॉब कंटिन्यू होगी? उनकी जॉब भी कंटिन्यू नहीं होगी। जब बच्चों उनकी जॉब भी चली गई, तो कार फैक्ट्री वाले जो कार बना के शोरूम वालों को बेचते थे, क्या शोरूम ऑर्डर प्लेस करेंगे कार खरीदने का? नो। तो कार की फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन, सर रोना आ रहा है सर, क्या हो रहा है मेरे देश को? कार फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन जब कम होगा या बंद हो जाएगा, तो वहां पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं क्या वो डांस करेंगे? नो, वो भी अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, वो भी अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो ऐसा कंट्री में रेपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस चलते जाएंगे। समझ में आ गया? जैसे वो कहावत है ना कि जब आप एनवायरमेंट के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो रिवॉर्ड या पनिशमेंट नहीं मिलता, कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं बस आपको। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, खराब करेंगे तो खराब मिलेगा। तो कंट्री विल बी इन अ गुड सिचुएशन और वेरी बैड सिचुएशन? वेरी बैड। तो अब बताइए डिफ्लेशन इज गुड और बैड? हाँ, क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको अपने बारे में नहीं सोचना है। आपको सोचना है अल्फ्रेड मार्शल की तरह, एडम स्मिथ की तरह, लियोनल रॉबिन्स की तरह, पॉल सैमुअल्सन की तरह। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन को अगर कंपेयर करें, जब भी अगली बार किसी भी चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएंगे तो भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान मेरे देश में इन्फ्लेशन लगाओ, डिफ्लेशन लगाओ, भयंकर इन्फ्लेशन लगाओ, या माइल्ड इन्फ्लेशन लगाओ। यस, कीप माई कंट्री सफरिंग फ्रॉम माइल्ड इन्फ्लेशन। थोड़े बहुत प्राइसेस जब बढ़ते रहेंगे, तो फैक्ट्री वाला जब थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के अपनी कमोडिटी को बेचेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसके एम्प्लॉयज की थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ता रहे तो इट इज गुड, बट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो अगेन इट इज नॉट गुड। समझ में आया? बट डिफ्लेशन तो चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, वो हमेशा खराब ही होगा। सर इसीलिए लगता है नोट्स में डिफ्लेशन के बारे में नहीं लिखा, खराब चीजें किताबों में नहीं होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कॉपी कर लीजिए प्लीज। तो लेट्स कंटिन्यू। सबको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन समझ में आ गया? पक्का? तो अब जब सवेरे उठना है तो सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? किसी नालायक दोस्त का फोन ना आए पैसा लेने के लिए, किसी रिश्तेदार के यहाँ से फोन ना आए कि उसकी बेचारे की तबीयत खराब हो गई, गॉट इट क्लियर, और मेरे देश में डिफ्लेशन कभी ना हो और माइल्ड इन्फ्लेशन चलता रहे, ऊपर वाला सुनेगा आपकी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज वेल्थ? सर ये तो हम पढ़ चुके थे स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे तो तबीयत नहीं खराब हो जाएगी। तो आपके घर में एक बीएमडब्ल्यू भी है, 2-4 किलो गोल्ड भी है, बहुत बड़ा सा घर भी है जिसको आप धर्मशाला भी घोषित कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ट्रू, यू आर वेरी वेल्दी, यस और नो? यू आर वेरी वेल्दी। तो सर वेल्थ का मतलब क्या होता है? तो भाई वेल्थ का मतलब जो हमारे इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया था पहले चैप्टर में, किसने दी थी सबसे पहली डेफिनेशन वेल्थ की? एडम स्मिथ ने। कैसे याद रखना है? मैंने ट्रिक बताई थी। अर्ली मैनकाइंड इज नोन एज विद द एग्जिस्टेंस ऑफ एडम एंड ईव।
तो आपको इकोनॉमिक्स में भी यही याद रखना है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को किसने डिफाइन किया था? गलत, मैंने डिफाइन किया था। मैं इससे पहले कुछ बोलता, एडम ने मेरा कत्ल कर दिया था उस जमाने में। तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन आ गई। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम के फादर कौन थे, तो आपका नाम जो जुबान पे आएगा, इट इज एकदम गलत, एकदम गलत। बिल गेट्स ने एक्चुअली जिस कंपनी में नौकरी की, उस कंपनी में इन्होंने एक बड़ा ही घटिया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। घटिया मतलब आज की तारीख में घटिया। जब बनाया था दैट टाइम इट वाज सुपर बेस्ट। जब बनाया था इट वाज सुपर बेस्ट। उसको बोलते थे एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट एमएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी आपने काली स्क्रीन अगर कंप्यूटर पे देखी हो, आजकल नहीं होती है, तो उस पर कमांड आपको टाइप करने पड़ते थे। कभी आपने वो स्क्रैच सॉफ्टवेयर यूज किया है? प्रोग्रामिंग टीचर्स ने पढ़ाई होगी बचपन में। क्यू बेसिक, चलिए हाँ क्यू बेसिक पढ़ा है ना। क्यू बेसिक भी समझ लीजिए उससे 10 गुना एडवांस था। एमएस डॉस इतना बच्चा वाला सॉफ्टवेयर था, इतना बच्चा सॉफ्टवेयर था। या आपने कभी अपने मोबाइल को मास्टर बूट किया होगा, वो दोनों वॉल्यूम और अप डाउन का बटन दबा के, मास्टर रीसेट, तो एक काली स्क्रीन आती है, छोटे छोटे लेटर वो ब्लिंक करता रहता ना, वैसी स्क्रीन हुआ करती थी। और अगर आपको कमांड याद है तो आप लिख सकते हैं। उस जमाने में माउस जैसी चीज का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो बिल गेट्स जिस कंपनी में नौकरी करते थे, उन्होंने डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कोडिंग बनाई, जैसे सुंदर पिचई साहब ने गूगल वालों को क्रोम दिया। तो बड़ी इनकी तारीफ हुई। और जिस कंपनी में जॉब करते थे, बाद में जब वो इंसान बूढ़ा हो गया तो उसको लगा कि बिल गेट्स बहुत अच्छा आदमी है, ये मेरे बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, तो उसने बिल गेट्स को अपनी कंपनी सौंप दी। तो जिन लोगों को लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बिल गेट्स का बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सर गूगल में तो हर जगह यही डेटा है, विकिपीडिया भी ये बताता है। हिस्ट्री तो वो होगी ना जो हम लिखेंगे। आपको पता होगा कि रानी झांसी जो थी वो बहुत मर्दानी थी, बट 100 साल बाद अगर रानी झांसी का नाम हटा दिया जाए तो मर्दानी में रानी मुखर्जी जी का नाम आएगा, क्योंकि मर्दानी मूवी में उन्होंने एक्टिंग की थी। वॉट इट क्लियर? तो बस जब तक जैसी हिस्ट्री चल रही है तब तक वैसी है, वो कल को बदल गई तो बदल गई। आप राम जी को भगवान की तरह पूछते हैं, बट क्या आप गांधी जी को भगवान की तरह पूजा करते हैं? बट आज से 2 4 5 हजार साल बाद लोग उनकी पूजा भी भगवान की तरीके ही करेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? गॉट इट क्लियर? तो आपको लगता है कि इफ यू आर वेल टू डू, इट इज ऑल ड्यू टू योर पेरेंट्स, एकदम गलत। इट इज ऑल ड्यू टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप जानते हैं कि आपके परिवार में दादाजी ने बहुत कुछ किया, बट ये अगली 4 5 जनरेशन आते आते चीजें वाइप ऑफ होने लग जाएंगी। क्या आपके पापा ने आपके पापा के दादाजी को देखा है कभी? कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। तो आपको 2 3 जनरेशन तक तो याद रहता है, उसके बाद हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। बस वही चीज हर जगह चलती है बच्चों। तो एडम स्मिथ साहब ने वेल्थ की डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने बोला था कि जो देश बहुत रईस हैं उन्हीं की इकोनॉमी सबसे अच्छी है। तो भाई अमेरिका बहुत रईस है, क्या वहां पे सब लोग बहुत खुश हैं? बिल्कुल नहीं। सो वेल्थ का मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये तो एडम चाचू बोल के भाग गए, बट वेल्थ का मतलब तो बताओ ठीक से। तो आगे के इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन किया, वेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टॉक ऑफ यूजफुल गुड्स। आपके घर में स्टोर रूम में काफी रद्दी कबाड़ पड़ा हुआ है, क्या आप उसे वेल्थ बोलेंगे? सर पहले ही आपने उसकी बेइज्जती कर दी, रद्दी कबाड़। और जब रद्दी कबाड़ वाला आता है आपके घर में, मम्मी कहती जाओ अंदर कमरे में छुप जाओ, क्योंकि पापा बहुत गुस्साए हुए हैं, कहीं बेच ना दे तुमको उस कबाड़ वाले को। विच आर लिमिटेड इन सप्लाई एंड हैव अ मनी वैल्यू। तो सर देखिए, रद्दी कबाड़ जो घर में पड़ा है वो यूजफुल तो नहीं है, बट जब कबाड़ी को बेचेंगे तो एटलीस्ट 500 से 800 रुपए हमको इजिली मिल जाएंगे। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से दैट रद्दी कबाड़ इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्थ। तो हर वो चीज, पॉइंट नंबर 1, जिसकी यूटिलिटी हो, हर वो चीज जो लिमिटेड इन सप्लाई हो, और हर वो चीज जिसकी वैल्यू हो, ये 3 चीजें अगर किसी में आ गई तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेल्थ। मैंने ये चीज आपको एक जगह और पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज में आपने ये चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो मेरे पास ये रिमोट है बच्चों। सर ये कैसा रिमोट है? ये बीच वाला बटन दबाऊंगा ना तो मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। अब इसरो चाहता है इस रिमोट को खरीदना, और मैं कह रहा हूं कि ये रिमोट इतने करोड़ रुपए का है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख करोड़ का रिमोट है। तो इट हैज यूटिलिटी फॉर इसरो, यस और नो? एंड इट सप्लाई इज ऑल्सो लिमिटेड, एंड दिस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सेलिंग टू इसरो।
तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेरी गुड। ये मैंने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी है डायमंड स्टडेड, समझ में आ गया? तो ये यूजफुल है, यस और नो, और इसकी लिमिटेड सप्लाई भी है, यस और नो। बट बच्चों ये ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया तो मेरे घर वाले मेरे को ट्रांसफर कर देंगे स्वर्ग में। सर समझ गए कौन सी रिंग है? ये वेडिंग रिंग है। तो क्या मैं इसको बेच सकता हूँ? हिम्मत है तो सर बेच के दिखाइए, हम 100 गुना फीस आपको दे देंगे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं हार मान गया पहले से ही। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? टीचर ने बोला कल माय ग्रैंडफादर के ऊपर एस्से लिख के चले आना। पूरी क्लास इतना धमाकेदार एस्से लिख के ले गई, टीचर बेचारा रो पड़ा। कैसे लिख के ले गई क्लास? चैट जीपीटी। क्या चैट जीपीटी आपके मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर पे है वो वेल्थ है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? सर यूजफुल तो है, चलिए मान लिया, बट उसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं है। और ट्रांसफरेबिलिटी की तो बात ही नहीं आती, खरीदने बेचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्या चैट जीपीटी वेल्थ है? नो। अच्छा व्हाट्सएप वेल्थ है? व्हाट्सएप वेल्थ है? नहीं है। क्यों? यूटिलिटी तो है बट लिमिटेड सप्लाई नहीं है। अच्छा फेसबुक वेल्थ है? तो प्रभु काहे यूज करते हो सुबह शाम? छोड़ो उसको, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये चीजें वेल्थ नहीं है, वेल्थ नहीं है। आपका मोबाइल फोन यूजफुल है, मोबाइल फोन यूजफुल है, बट इज इट लिमिटेड इन सप्लाई? एब्सोल्युटली नॉट। इज इट ट्रांसफरेबल? काहे रो रहे हैं उसके पीछे? अगर मम्मी ने छीन लिया 2 झापड़ मार के तो टेंशन नहीं लेनी है, वेल्थ नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं? जो बुक है आपके पास, जो नोट्स है आपके पास, यूटिलिटी है उसकी, लिमिटेड सप्लाई है, हो गए तो सर नहीं मिलेंगे दूसरे, और ट्रांसफरेबल भी है, वो वेल्थ है। तो नोट्स वेल्थ है, बट आईफोन 15 जो आपके पास है वेल्थ नहीं है। तो नोट्स ले जाइए और मेरे को आईफोन दान कर जाइए, क्योंकि वेल्थ है ही नहीं। समझ में आ गई बात? व्हाट इज वेल्थ? तो जब भी आपके पास वेल्थ की डेफिनेशन आए तो आपको ये 3 चीजें चेक करनी है टू फाइंड आउट वेदर इट क्वालिफाइज टू बी वेल्थ और नॉट। तो 3 चीजें अगर काम कर रही है तो इट इज वेल्थ। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पापा मम्मी आर यूजफुल और नॉट? आपके जैसे जो पापा मम्मी है, मतलब आपके पापा मम्मी, क्या वो औरों के पास भी हैं? नहीं है, तो लिमिटेड सप्लाई हो गई। क्या आप उन्हें किसी से एक्सचेंज करना चाहेंगे? हाँ सर, अगर दुबई के शेख फेक ऑफर दें कि अपने पापा को हमको दे दो और हमको अपना पापा बना लो, तो सर हम बोल सकते हैं। और मम्मी अगर कहे मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, अब कल से तुम्हारी परवरिश ऐश्वर्या राय जी करेंगी, हाँ ये भी चलेगा, कोई खराब सौदा तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आपने सोचा चलिए 1 हफ्ते के लिए ट्राई करते हैं, पापा मम्मी को चेंज करते हैं। ऐश्वर्या राय जी को नेल पेंट लगाने से, लिपस्टिक बिंदी लगाने से, रैंप वॉक करने से, किट्टी पार्टी में जाने से कोई फुर्सत ही नहीं है। और आप 1 हफ्ते से खाने सूंघा तक नहीं है आपने, खाने की तो बात ही अलग है। सर वही वाली अपनी ओरिजिनल मम्मी ठीक थी सर, ये मम्मी बेकार है। तो वुड यू लाइक टू ट्रांसफर योर पेरेंट्स टू सम प्लेस? नो 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 नो। तो पेरेंट्स आर डेफिनेटली व्हाट? वेल्थ। तो अब ये ना हो आज से मम्मी वेल्थ पापा वेल्थ, मम्मी कहेंगी पगला गए हो क्या, बकवास कर रहे हो? गए तो ठीक थे कोचिंग, वापस आए। ट्रांसफरेबल है ना? क्यों? आप चेंज तो कर सकते थे ना अमिताभ बच्चन जी से उनको, बट आप चेंज करना चाहते नहीं है। चेंज कर सकते थे, आपने किया भी। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो वेल्थ। क्यों? दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। समझ में आ गया? पक्का? कंफर्म? तो वेल्थ की डेफिनेशन याद कर लीजिए। 3 चीजें होनी चाहिए। पहली यूटिलिटी, दूसरी स्केसिटी या लिमिटेड इन सप्लाई, और तीसरा ट्रांसफरेबिलिटी। तो आपके पास जो घर में 1 किलोग्राम गोल्ड रखा है, इट इज हैविंग यूटिलिटी, इट हैज लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, स्केसिटी है, और आप किसी को बेच सकते हैं। तो दैट गोल्ड इज ऑल्सो वेल्थ। गंगा जी में बहता हुआ पानी वेल्थ है बच्चों? क्यों नहीं है? यूजफुल तो है, बेच भी सकते हो, बट स्कैसिटी नहीं है। तीनों चीजें होना जरूरी है। अच्छा सर 2 हो गया तो विया बोलेंगे, विया, WEA। तीनों हो गया तो वेल्थ, एक है तो वी बोलेंगे, वी। ऐसा कुछ नहीं है, तीनों है तो वेल्थ है, एक भी गायब है तो कुछ नहीं है। क्लियर? मैंने एक चश्मा लगाया हुआ है बच्चों, इट इज यूजफुल फॉर मी एंड इट इज लिमिटेड इन सप्लाई, ये पावर और किसी की नहीं हो सकती। और तीसरा, मैं बेच सकता हूं जब चाहूं, तो इट इज ऑल्सो वेल्थ। समझ में आ गया? पक्का? चलिए मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। टाइप ऑफ और फॉर्म्स ऑफ वेल्थ। मैं जी जितना बेसिक टर्म्स आपको पढ़ा रहा हूं, आई गिव फुल गारंटी टू यू कि किसी भी बच्चे को क्लास 11th के लेवल पे इतना बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि सीबीएसई के बच्चे इसमें से मेजॉरिटी चीजें 9-10 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो रीजन वॉज कि कोर्स काट दिया गया था कोविड की वजह से, बट एक्चुअली ये सारी चीजें सिलेबस में थी।
और आईएससी के बच्चे इन चीजों को आगे अपने सिलेबस में धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, तो स्टार्टिंग में कोई भी टीचर समय बर्बाद नहीं करता, बट मैं इसलिए पढ़ा देता हूं ताकि आगे आपको चीजें ऑलरेडी समझ में आए। तो पहली वेल्थ कौन सी है बच्चों? पर्सनल वेल्थ। तो आपके पापा मम्मी की प्रॉपर्टी, आपकी अपनी प्रॉपर्टी लाइक कार, हाउस, फर्नीचर, फार्म हाउस, फैक्ट्री, ये सारी चीजें क्या हो गई? पर्सनल वेल्थ। सेकंड वी हैव व्हाट? पब्लिक स्कूल्स, सिविल हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स, रोड, रेलवेज, पब्लिक अंडरटेकिंग, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? तो सर फर्क क्या है दोनों में? पर्सनल वेल्थ को आप पर्सनली ट्रांसफर कर सकते हैं, बट सोशल वेल्थ को आप पर्सनली ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या आप इंडियन रेलवेज बेच सकते हैं? नो। ट्रेन के बाथरूम में मग पड़ा होता है, क्या अपने घर ले आएंगे? अरे वेल्थ है, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ, तो ये किसने कहा था कि ऑल मग्स केप्ट इन रेलवे बाथरूम इज योर फादर्स प्रॉपर्टी? वो आप बेच नहीं सकते। आप स्कूल गए, आप चेयर पे बैठे हैं, टीचर ने कहा अपनी सीट पे जाओ, आप अपनी सीट पे चले गए, और छुट्टी में आप चेयर लेके घर जा रहे थे, प्रिंसिपल ने रोक लिया, व्हाट इज दिस? टीचर ने बोला था अपनी सीट पे जाओ, हम बैठे तो ये हमारी सीट हो गई, हम घर लेके जाने, कल सुबह ले आएंगे। क्या आप वो चेयर घर लेके जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नेशनल वेल्थ, सर नेशनल वेल्थ में भी वही सब लिखा है, लैंड, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, माइंस, बिल्डिंग, रोड, रेलवे, फार्म, फैक्ट्रीज, कार, स्कूटर्स, फूड ग्रेन। तो फर्क क्या है? द कार विच इज यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये नेशनल वेल्थ होगी। दिस इज नेशनल वेल्थ। वो बस जिसमें हम आप ट्रैवल करते हैं एक सिटी के अंदर या एक सिटी से दूसरी सिटी, इट इज सोशल वेल्थ। और जो आपके पापा की अपनी पर्सनल कार है BMW X5, दैट इज पर्सनल वेल्थ। तो मोदी जी के पास मान लीजिए एक अपनी कार भी है और एक सरकारी गाड़ी भी है, तो सरकारी गाड़ी कुड बी कॉल्ड एज नेशनल वेल्थ और अपनी वाली कुड बी कॉल्ड एज पर्सनल वेल्थ। तो मोदी जी के साथ एक बस भी चलती है जिसमें उनके बाकी असिस्टेंट्स ट्रैवल करते हैं, तो दैट इज नेशनल वेल्थ, दैट इज सरकारी है वो। समझ में आ गया? आपने भी एक टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी खरीद ली, परिवार आपका बहुत बड़ा था, एक साथ हर जगह जा पाए, तो दैट इज इंडिविजुअल और पर्सनल वेल्थ। बट जिस बस में आप रोडवेज में ट्रैवल करते हैं वो नेशनल नहीं है, वो सोशल है, शोषण नहीं, सोशल, क्योंकि सोसाइटी उसको इस्तेमाल कर रही है। तो आपकी जो साइकिल है वो पर्सनल वेल्थ है। बट आपने देखा होगा ना आजकल गली मोहल्लों में चौराहों पे साइकिल रहती है, वो स्मार्ट बाइक, आप मोबाइल से लॉग इन कर सकते हैं, ट्रैवल करेंगे, पैसा कट जाएगा और कहीं पार्क कर दीजिए जाके, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सोशल वेल्थ। व्हाट? सोशल वेल्थ। समझ में आ गया? और मान लीजिए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर भी ऐसी साइकिल्स और ई रिक्शास चलते हैं जो नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल, क्योंकि वो सरकारी पैसे से खरीदी गई है, बट कॉमन मैन सोसाइटी में उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को सोशल और नेशनल समझने में। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल, तो जब ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, इट वॉज पर्सनल वेल्थ, इट वॉज पर्सनल। उसके बाद जब वो मर गए और फ्री में लोग देखने जाते थे उसको, इट बिकेम अ सोशल वेल्थ। बट जब उसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट बता दिया, यूनेस्को ने, किसने? तो इट बिकम्स व्हाट चिल्ड्रन? इंटरनेशनल। बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उसको एक हेरिटेज साइट बताया, तो इट इज, समझ में आ गया? तो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद सम बॉडी विच इज हेड इन द कंट्री, आप उसे क्या बोलेंगे? नेशनल। और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन जब उसको मिल गया, स्टेटस मिल गया, तो क्या बन गया? इंटरनेशनल। तो जब आप यूनेस्को की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां ताजमहल एज अ हेरिटेज मॉन्यूमेंट आपको नजर आएगा। बट क्या मेरा घर भी आपको एज अ हेरिटेज मॉन्यूमेंट नजर आया था? सर ऐसा क्यों है? नहीं है। आए थे वो लोग, मैंने मना कर दिया, टिकट लगाएंगे, सब लोग आएंगे मेरे को देखने, फिर क्लास का नुकसान होगा। समझ में आया? ऐसे कंफर्टेबली पढ़ा तो पा रहे हैं कम से कम बच्चों को, खोपड़े में बात गई। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है? मान लीजिए नालंदा यूनिवर्सिटी सार्थक जी की थी, तो इट इज पर्सनल वेल्थ। बट क्योंकि यूनिवर्सिटी थी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की जगह का स्थान था, वो लोग आके वहां पढ़ते थे, सोसाइटी में इस्तेमाल किया जाता था उस प्रॉपर्टी को, तो इट बिकेम सोशल वेल्थ। बट उन्होंने इसको देश के नाम कर दिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसे चलाता था, मान लीजिए ऐसा कुछ था नहीं, बट मान लीजिए इट इज नेशनल। बट जब खिलजी ने उसमें आग लगाई और इतनी मैन्यूस्क्रिप्ट थी, जलती रही 6 महीने तक, अब बच्चे से पूछा जाए कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी में 6 महीने तक आग क्यों लगी रही? क्योंकि वहां पे बहुत मैन्यूस्क्रिप्ट थे। कुछ बेवकूफ क्या बोलते हैं, फायर ब्रिगेड नहीं थी उस जमाने में ना, इसलिए, नहीं तो आके बुझा देती वो। तो दैट वाज सोशल एज वेल एज नेशनल वेल्थ। बट चिल्ड्रन, जब हम बात करें कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इस समय यूनेस्को ने हेरिटेज साइट की तरह डिक्लेयर कर दिया, तो इट बिकम्स व्हाट?
ये अब इंटरनेशनल हो गया। समझ में आया? तो पहले माल्या जी पर्सनल डिफॉल्टर थे पंजाब नेशनल बैंक के, फिर जब आरबीआई तक केस पहुंचा तो बन गए नेशनल डिफॉल्टर, और जब भाग गए दूसरे देश, अब वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं। समझ में आ गया? अलग अलग वेल्थ का मतलब सबको पक्का? नहीं इंडिव हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ बोल सकते हैं आपकी नेशनल वेल्थ जो है, अब जैसे आपका घर है तो इट्स अ पर्सनल वेल्थ, बट अगर घर आपके दादाजी ने बनवाया था 400 साल पहले, और ऐसा घर बनवाया था कि एक दीवार में आज तक क्रैक नहीं है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कह रहा है क्या इंजीनियरिंग थी उस समय। तो आपने बताया कि हमारे दादाजी सो कॉल्ड बहुत हाई फाई सिविल इंजीनियर थे उस जमाने के, जब आईआईटीज भी नहीं होते थे। या दादाजी मैं थोड़ा ज्यादा भूल गया, दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, ये चला, हाँ सर ये डाइजेस्टेबल है सर, गॉट इट। तो अब मान लीजिए वहां पे चले आए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले कि यहाँ पे 2 रूम दे दीजिए, हम इसको एक साइट बनाना चाहते हैं, आके लोग देखेंगे, विजिट करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इट बिकम्स नेशनल वेल्थ, इट बिकम्स नेशनल। बट जब यूनेस्को को पता लगी ये बात, तो उन्होंने इंटरनेशनल हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर कर दिया, देन इट बिकम्स व्हाट? इंटरनेशनल वेल्थ। समझ में आई बात की बिल्कुल नहीं आई? पक्का? तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपके घर में पूजा पाठ बहुत होती थी, तो आपने कहा चलो एक बड़ा सा मंदिर बनवा लेते हैं, तो आपने मंदिर बनवाया। जब खुदाई चल रही थी, एक सोने की राम जी की मूर्ति निकल आई, आपने मेरे कांटेक्ट किया, तो मैंने कहा अरे वही मूर्ति है जो मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी ने बनवाई थी, और बोल रहे थे कि कहीं खो गई है, ये वही मूर्ति है। तो सो कॉल्ड इट इज माय फैमिलीज बिलोंगिंग, तो आई विल कॉल इट एज व्हाट? पर्सनल वेल्थ। बट पुलिस ने कहा नहीं आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, हम ये मैटर रिपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने कहा अब यहाँ पे एक राम जी का भयंकर मंदिर बनवा दिया जाए, तो इट बिकम्स व्हाट? नेशनल वेल्थ। गॉट इट क्लियर? या हम ही ने मंदिर बनवा दिया और मोहल्ले के और शहर के सब लोग आके वहां दर्शन कर सकते हैं, तो इट इज सोशल। बट जब ये मैटर गवर्नमेंट तक चला गया, ये बात भारत सरकार तक चली गई, तो इट बिकम्स नेशनल। और पता लगा कि ये 4000 साल पुराना सो कॉल्ड मेटल की या गोल्ड की मूर्ति है, तो यूनेस्को भी टपक आया बीच में, तो उन्होंने इसको इंटरनेशनल साइट डिक्लेयर कर दिया, देन इट बिकम्स इंटरनेशनल वेल्थ बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ओनरशिप, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस कौन कर रहा है? हम आप कर रहे हैं तो पर्सनल, सोसाइटी कर रही है तो सोशल। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, मान लीजिए कि आपके दादाजी की दादी जी के दादाजी की दादी जी की भतीजी ने उसको लगाया था, और बहुत बड़ा हो गया, बड़ी मान्यता उस पेड़ की। तो और लोग बोलते हैं ना बरगद के पेड़ पर चुड़ैल बैठती है रात में। मैं तो बहुत बार बुलाया, चुड़ैल चुड़ैल नीचे आओ, तुमको थोड़ी इकोनॉमिक्स पढ़ा दे। चुड़ैल ने आवाज ही नहीं लगाई। पता है ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि बरगद का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जिसका सो कॉल्ड ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा CO2 अब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजन देता है। तो लोगों ने एक भ्रम डाल दिया कि इसमें चुड़ैल बैठती है ताकि लोग इसको काटे ना, इसलिए लोग ऐसा बोलते हैं। ऐसी कोई चुड़ैल नहीं बैठती। आपने कभी चुड़ैल देखी? कभी देखी? सर शीशे में अपने आप को देख लेते हैं सर, तो भूत प्रेत चुड़ैल सब नजर आ जाते हैं हमको, तो इसलिए बोलते हैं। अब बड़ी उसकी मान्यता थी। कुछ बच्चे 2 बार रस्सी बांधे 20 नंबर आ गया, 4 बार रस्सी बांधे 40 आ गया। हमने बोल दिया 10 से ज्यादा ना बांधा, एग्जामिनर को प्रॉब्लम आ जाएगी, 100 से ऊपर नहीं दे पाएगा नंबर वो। तो मान्यता बढ़ गई। बट आपके घर का पर्सनल पेड़ था, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पर्सनल वेल्थ। समझ में आ गया? बट अगर वो पेड़ पूरे मोहल्ले वालों ने प्लॉट किया था, उगाया था, वो उसकी सेवा करते हैं, तो इट इज सोशल वेल्थ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता लगा तो नेशनल नेशनल नेशनल। यूनेस्को चाचू डूब गए तो इंटरनेशनल बन गया। समझ गए इतनी बात? का किसी को कोई कैरी? मूविंग है। रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ ये क्या होता है? आपने बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट कराया 50 लाख रुपए का, क्या बैंक आपको 50 लाख रुपए की फोटो खींच के दे देगा? नो, एक सर्टिफिकेट देंगे, एंड दैट सर्टिफिकेट वुड हैव द डिटेल्स कि आपने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा आपको हम 2 4 5 साल के बाद देंगे। आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ में। इवन आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा जिससे आप 1 लाख 2 लाख रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं, तो उसे भी क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ। आपको ये नजर आ रहा होगा बच्चों, गोल्ड का रिंग नजर आ रहा है सबको? नजर आ रही है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ, बिकॉज इट कुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ। समझ में आ गया? चलिए, कैपिटल। सर ये तो अकाउंटेंसी की क्लास में आपने पढ़ाया था। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब फर्क होता है, अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब फर्क होता है। अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब होता है
ओनर जो चीजें बिजनेस में लेके आया दैट इज कैपिटल। बट बच्चों इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होता, मीनिंग बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। ऑल मैन मेड असेट्स, आई रिपीट, ऑल मैन मेड असेट्स जिन्हें आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं, ऑल मैन मेड। सर इसका मतलब क्या है, सीधी भाषा में बताइए। मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा खरीदा बड़ा सा, जो लगभग 6 फीट लंबा था और 4 फीट चौड़ा था। उस पे मैंने व्हाइट पेंट लगा दिया और उसके ऊपर ब्लैक बोर्ड मार्कर से लिखना स्टार्ट किया। तो आई एम यूजिंग इट लाइक व्हाट चिल्ड्रन, व्हाइट बोर्ड। बात समझ में आ गई? तो इट इज मैन मेड और इट इज गॉड मेड। मैन मेड, समझ में आ गया? मैं दुनिया में आया अपने माँ बाप की बदौलत, बट उसके बाद मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत डिग्रियां इकट्ठी की, बहुत एजुकेशन ली, 4 5 6 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां इकट्ठी कर ली। एमबीए भी किया, डुअल स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग फाइनेंस बोथ, एमकॉम भी किया, एमफिल भी किया, बीएड भी किया, छोटे मोटे चवन्नी अठन्नी वाले भी ढेर सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स किए, एन नंबर। उसके बाद प्रेजेंटली परस्यूइंग एलएलबी। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद क्या हुआ, मेरा इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गया, मेरे पढ़ाने की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी अच्छी हो गई। तो दिस इज ऑल्सो मैन मेड, यस और नो? तो मेरे पास जो पढ़ाने का इंटेलेक्ट है दैट इज ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन, कैपिटल। आपका शौक था डांस करना, फिर आपने भरतनाट्यम सीख लिया, उसके बाद आपने एक डांस स्कूल सेटअप कर दिया जहां पे आपने ट्रेनर्स रखे, उनको सिखाया, वो आगे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये जो आपकी स्किल है डांसिंग की, इट इज ऑल्सो व्हाट चिल्ड्रन, कैपिटल। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ लोगों को लगता है डांस करते हो लोगों को देखना, अरे क्या पैरी तो नचाना है। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स आई कंसिडर दैट। आपने उनको देखा होगा जो भाला फेंक रहे थे, नीरज जी, क्या नाम है उनका? हाँ, नीरज चोपड़ा जी, समझ में आ रहा है? तो नीरज चोपड़ा जी क्या पैदा ही हुए थे और पहले दिन से भाला फेंकने लग गए? नो, उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्होंने स्किल डेवलप की। तो ये जो उनकी स्किल है, इससे उन्होंने कोई स्कूल सेटअप कर दिया जहां पे बच्चों को वैसा स्पोर्टिंग इवेंट सिखाया जा रहा है। तो ये स्किल नीरज चोपड़ा जी की भी क्या होगी बच्चों, कैपिटल। तो ये शब्द याद रखना, व्हाट इज दिस, ऑल मैन मेड। आपके दादाजी ने फिजिक्स की कोई किताब लिखी और बहुत बढ़िया किताब थी, और उसका कॉपीराइट करवा लिया अपने नाम पे, और मेरे पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें कांटेक्ट किया कि हम आपकी बुक छापेंगे और जो भी प्राइस होगा उसका 10% आपको रॉयल्टी पे करेंगे। तो दादाजी के पास ये जो कॉपीराइट है, उन्होंने खुद बुक लिख के कंटेंट बनाया। तो दैट दादाजी बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मैन मेड है ना, तो उसे भी आप क्या बोलेंगे, कैपिटल। मम्मी ने ऐसी डिश बनाई जो एग्जाम के पहले अगर बच्चा खा के चला जाए उसका इंटेलिजेंस 25% बढ़ जाता है। ये बहुत बढ़िया डिश है सर, और मम्मी ने इसका कॉपीराइट करा लिया मेडिसिन का। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। उस कॉपीराइट को भी आप कैपिटल ही बोलेंगे। तो मैन मेड असेट्स जो होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है, व्हाट, कैपिटल। सर ये जो हमारे मोहल्ले में एक पार्क है ये भी कैपिटल है। सर ये मैन मेड नहीं है, तमीज से बोलिए। लैंड वॉज नॉट मैन मेड, बट उसको पार्क का शेप जब दिया गया, प्लांट्स लगाए गए, झूले लगाए गए, व्हाट इट इज नाउ मैन मेड। खाली बैरन लैंड पड़ा था, लोग 1 रुपए नहीं देते थे, बट जब उसको पार्किंग लॉट की तरह डिजाइन कर दिया गया, प्रॉपर वहां पे लोगों की गाड़ियां पार्क होती हैं, लोग 2,000 रुपए महीना भी देते हैं, तो इट इज व्हाट, मैन मेड। समझ में आ गया? हाँ, गंगा जी का पानी कैपिटल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो मैन मेड नहीं है। बट अगर नहाने के लिए एक बैरिगेटिंग एरिया फिक्स कर दिया गया कि लोग जाएं डुबकी मारे तो वापस घर चले आए, ये ना हो कि गो वेंट गॉन, समझ में आ गया? तो अगर आप गंगा जी में स्नान करने गए और उस जगह पे नहा रहे हैं जो एरिया बैरिगेटेड है, वो कैपिटल है। और अगर ओपन एरिया में चले गए, कोई आपकी गारंटी नहीं है वापस आने की, तो वो कैपिटल नहीं होगा। छत पे पतंग उड़ा रहे थे, तो भाई छत तो पापा नहीं बनवाई, इंजीनियर ने बनवाई, इट इज व्हाट, कैपिटल, मैन मेड। तो कैपिटल साबित करने के लिए क्या होना चाहिए, मैन मेड। पहली चीज तो लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी चिल्ड्रन मैन मेड। क्योंकि देखिए आप कोई डेफिनेशन रट नहीं पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। आपको पॉइंट्स ही रटने पड़ेंगे और ओन वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। सेकंड, यूजफुल होना चाहिए। और थर्ड, किस चीज के लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गंगा जी का पानी क्या किसी भी तरह की सर्विस देता है बच्चों? बिल्कुल देता है। अगल बगल ढेर सारे पंडित जी बैठते हैं, चंदन टीका लगाते हैं, 10 11 21 51 इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर गंगा जी ही ना होती
एरिया फॉर बेदिंग ही ना बनाया जाता, क्या लोग वहां विजिट करते? बिल्कुल नहीं करते। बट अगर आप गोवा के बीच पे चले जाएं और वहां पे आप जाइए, समुद्र में नहाइए, वापस आइए नहाइए, कोई मतलब नहीं है, क्या वहां पे सो कॉल्ड आप उस पानी को कैपिटल बोल पाएंगे? नो। बट बीच के बगल में कैफेटेरिया खुल गया, जिन्होंने ढेर सारे वो एंगुलर टेबल्स और बेड्स होते हैं ना, वो सब लगा दिए, तो उनको फायदा उसी समुद्र के पानी से मिल रहा है। लोग आएंगे, नहाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाए पिएंगे, पैसे देके हमको जाएंगे। तो उनका रेस्टोरेंट, जो बेड्स उन्होंने लगाए, वो कैपिटल है। आई रिपीट, वो कैपिटल है। और वो किसकी वजह से कैपिटल बना? सी वाटर की वजह से। तो सी वाटर इज केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग सम टाइप ऑफ इनकम अर्निंग कैपेबिलिटीज टू सच कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट पीपल। लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो प्लीज ये 3 चीजें मार्क कर लीजिए। पहला क्या होना चाहिए? मैन मेड। दूसरा और तीसरा यूजफुल फॉर व्हाट? प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया? आप रिलायंस डिजिटल के शोरूम में गए और आपने देखा आईफोन 25 डिस्प्ले पे लगा हुआ है, आईफोन 25। इट इज मैन मेड, यस और नो? और आप खरीदेंगे, बात कर सकते हैं, तो इट इज। सर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैसे होगा? आप उस मोबाइल से बात करके बिजनेस डील कर सकते हैं, जूम कनेक्ट करके मैं क्लास ले सकता हूं उससे, तो इट इज केपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आई बात कि नहीं? तो दिस वे दैट आईफोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल। आपके घर में जो तवा रखा है, हाँ सर ये सही एग्जाम्पल था, बेलन का एग्जाम्पल देते तो हम डर जाते हैं। दैट तवा इज कॉल्ड एज कैपिटल और नॉट चिल्ड्रन? बिल्कुल भी नहीं। क्यों सर? मैनमेड है तवा, तवा यूजफुल है, यस और नो? बट क्या आपकी मम्मी या कोई भी घर में रोटी बना के उससे पैसे कमा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो वो यूजफुल कहां से हुआ? वो यूजफुल, सर पेट तो भर सकते हैं ना। बच्चों, इकोनॉमिक्स की क्लास है, साइकोलॉजी की क्लास नहीं है। साइकोलॉजी की क्लास में तवा कैपिटल बोल दो, क्योंकि आपकी भूख मिटती है उस रोटी से जो आप खाते हो। बट इकोनॉमिक्स की क्लास में तवा आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगा। बट यही तवा जब रोटी बनाए और रोटी बिक जाए बाजार में, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल। कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? तो अकाउंटेंसी का मीनिंग तो कैपिटल का इतना बड़ा है, जो भी ओनर ने अपने पास से लगाया, इट इज कैपिटल। बट इकोनॉमिक्स में हर वो मैन मेड चीज जिससे कोई यूटिलिटी हो और आप उससे गुड्स एंड सर्विसेज बना पाए। तो रोटी बनेगी, बट रोटी कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते। गुड्स एंड सर्विसेज वो चीजें होती हैं विच आर केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफरेबल। केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफरेबल डेफिनेशन बाकी है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या मम्मी रोटी बना के देती है, आपसे 51 रुपए ले लेती हैं? बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आपने घर में एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया या फूड सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तब किचन का सारा सामान क्या बोला जाएगा? कैपिटल बोला जाएगा। कैपिटल वर्ड का मतलब क्लियर हो गया? पक्का? आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज कॉल्ड एज वेलफेयर। जो बच्चा मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं समझ पा रहा, सिर के ऊपर से उड़ रही है, हाथ उठा दे। अच्छा, समझ में आ रही है? वेरी गुड, एक्सेलेंट। I am doing what for you? Welfare. So concept of welfare is based on value. आपके घर में गेस्ट आए, आपने उनको पानी पिला दिया और वो जा रहे थे, तो आप कह रहे हैं और जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। अच्छा, जा ही रहे हैं? वो समझ गए लिफाफा लेना भूल गए वो लोग। उन्होंने तुरंत लिफाफा निकाला जिसके अंदर कितने पैसे थे? 2100। तो आपने जो उनको पानी पिलाया चिल्ड्रन, इट गिव्स देम वेलफेयर। और बदले में जो आपको लिफाफा मिला, दैट ऑल्सो गिव्स यू। और मम्मी वही चालू हो गई अपना, अरे नहीं इसकी क्या जरूरत है, अब आपकी हालत खराब। कहीं गेस्ट ने सीरियसली इस बात को ले लिया और वापस लिफाफा रख लिया, वो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उनको जाने के बाद आपने मम्मी की काउंसलिंग की, 1 घंटा समझाया कि जब गेस्ट के जाने की बात हो करे, आप अंदर चली जाया करें, हम उनको सी ऑफ कर देंगे, क्योंकि आपके चक्कर में आज नुकसान होते होते बचा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो वेलफेयर का मतलब समझ में आ गया? तो जो आप चाहते हैं और जो आप नहीं चाहते, बस वही वेलफेयर है। अब कुछ लोग आज सो रहे हैं जिन्होंने क्लास नहीं की, और कुछ जग गए। तो जो जग गए, क्लास में आ गए, पढ़ाई कर लिए, दे गॉट व्हाट? और जो सो रहे हैं उनका वेलफेयर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मेरे रहते ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके पास ये पूरा लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा और इस बात को वो भी देखेंगे। व्हाट इट क्लियर? तो उनका भी वेलफेयर होगा, बट उनका बासी वेलफेयर होगा और आपका फ्रेश। आपका लाइव वेलफेयर है और उनका
रिकॉर्डेड वेलफेयर होगा। तो सर टाइप्स ऑफ वेलफेयर में यही लिख के आना एग्जाम में, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं आपकी कॉपी में ऑडी का सिंबल बने तो आप ये लिख के आइएगा, मतलब 000 का स्कोर मिले। तो व्हाट इज इंडिविजुअल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर, सर ये हम बताएंगे सर। एक बार एक बच्चे ने बोला था, सर बच्चा पढ़ नहीं रहा, मम्मी ने घुमा के कान के नीचे 2 लगाया, इंडिविजुअल वेलफेयर। और अगर दादी माँ समझा रही है बच्चों को, एक जगह बैठ जाओ टिक के, घर में साफ सफाई चल रही है, बच्चे नहीं समझ रहे हैं, चवन्ने ठन्नी होते हैं, परेशान करते हैं, और दादी माँ डंडा लेके सूतना चालू सबको, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सोशल वेलफेयर। ऐसा कुछ नहीं है। कोविड की वैक्सीन सारे बच्चों को लगी होगी, कौन सी, कोरबी वैक्स थी ना कोई, कोवैक्सीन कोर्बीवैक्स जो भी थी वगैरह, क्या आपने पैसे दिए भारत सरकार को? नो सर, हम तो कहते 2 इंजेक्शन लगा दो, जो फ्री में लग रहा है, पैसा लग नहीं रहा है। और कुछ बोले अच्छा डिब्बी में भर के दे दो, बाद में हम खा लेंगे इसको। तो दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, सोशल वेलफेयर और इंडिविजुअल वेलफेयर। सोशल, क्योंकि सबको लगा, फ्री में लगा, समझ में आ गया। बट जब आप छोटे थे, छोटे बच्चे थे, अकल के कच्चे थे बट दिल के सच्चे थे, तो आपका वैक्सीनेशन हुआ होगा, पी पी चिल्ला चिल्ला के घर आए, मम्मी पापा से बदला लेने की मंशा भी हुई, बट आपने सोचा नहीं आज अगर हमें पोलियो नहीं हुआ है तो ये पापा मेरी जबरदस्ती इंजेक्शन ठुकवाने ले गए थे उसी की बदौलत। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडिविजुअल वेलफेयर। तो जो काम पूरी सोसाइटी के लिए किया जाए और कुछ उनको एडवांटेज दे, दैट इज नोन एज सोशल वेलफेयर। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बच्चों, इट इज इंडिविजुअल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर ना, इट इज इंडिविजुअल वेलफेयर, बिकॉज आई एम टेकिंग इंडिविजुअल फी फ्रॉम एवरीबडी, टीचिंग एवरीबडी, इट इज इंडिविजुअल वेलफेयर। बट जब मैं एक कॉमन लेक्चर कहीं पे दे रहा हूं, किसी ऑर्फनेज में जाके, या कहीं पे सो कॉल्ड किसी ग्रुप एक्टिविटी में, वेयर मनी मेकिंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट, वेयर मनी मेकिंग इज नॉट द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि आपके पापा हर सवेरे 6 बजे घर से जाते हैं किसी पर्टिकुलर पब्लिक पार्क में, और 100-200 लोगों को फ्री में योगा सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। और कुछ लोग कह रहे हैं योगा हमसे ना होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सोशल वेलफेयर और इंडिविजुअल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। बट अगर आपके पापा ने कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, आर्ट ऑफ लिविंग का ट्रेनिंग सेंटर, और वहां पे लोगों का एनरोलमेंट है और योगा क्लासेस के लिए टाइम के हिसाब से आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वो इंडिविजुअल होगा, वो सोशल नहीं होगा। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप का वेलफेयर है तो सोशल हो गया, एक का है तो इंडिविजुअल, नो 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 नो। वेयर मनी मेकिंग, प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, सेवा भाव है, देन इट इज कॉल्ड है सोशल वेलफेयर। आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो अपने मेड के बच्चों को पढ़ाते होंगे घर में शायद, या कभी पढ़ाया होगा फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए कि आपके पापा ने या मम्मी ने कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपके हाउस हेल्प को दे दी, जिससे उसका पैसा बहुत ग्रो कर गया, दैट इज ऑल्सो सोशल वेलफेयर। तो यहां पे सोशल वर्ड का मतलब ग्रुप नहीं होता है, सोशल वर्ड का मतलब है जहां पे प्रॉफिट मेकिंग एब्सेंट है, और इंडिविजुअल का मतलब जहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट मेकिंग होगी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोशल वेलफेयर एंड इंडिविजुअल। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। इंडिविजुअल वेलफेयर रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन डिराइव्स, दैट अ पर्सन डिराइव्स। आप गुरुद्वारे में लंगर खाने चले गए, तो गुरुद्वारे वाले सोशल वेलफेयर कर रहे हैं कि इंडिविजुअल वेलफेयर कर रहे हैं? सोशल वेलफेयर। और अगर आप अकेले अपने दोस्त यार के साथ, फैमिली के साथ, मेरे को लेकर, बिना मेरे को लेकर रेस्टोरेंट चले गए खाना खाने, डिनर करने, लंच करने, दैट इज, सर नहीं सर 5 लोग एक साथ गए थे, तो भी इंडिविजुअल ही होगा, बिकॉज ये सेटिस्फैक्शन किसी ना किसी को प्रॉफिट मेकिंग दे रहा है। ओके, सो सबको ये बात समझ में आ गई? वेलफेयर इकोनॉमिक्स ये सब टाइम पास है, पीगू एंड ऑल दैट, ये सब बकवास है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये सब ऑल बकवास चिल्ड्रन, नॉट टू वरी। चलिए, मनी, लोगों ने एक मूवी देखी होगी अपना सपना, मनी मनी। बच्चों गोल्ड को आप मनी बोल सकते हैं? नो। तो मैं कुछ बातें लिख रहा हूं जिसको आप मनी बोल सकते हैं। 12th क्लास में एक पूरा चैप्टर है मनी के ऊपर, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो मेरे पास उसके यूट्यूब के रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मैं आज ग्रुप में उसको डाल दूंगा। वैसे तो 12th का सिलेबस है वो, बट आप पढ़िएगा, आपको बहुत चीजें उसमें समझ में आएंगी। सो एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, क्या पापा की डांट और मम्मी का झापड़ जनरली एक्सेप्टेबल है आपको? नो। एज अ means of exchange, and at the same time acts as a measure of value as well as store of value.
साथ में एक चीज और चिपका देते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। इन सारी बातों का मतलब समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूं, नॉट टू वरी। ये सारी बातें बच्चों जब ऐड हो गई किसी भी चीज में एक साथ, 1 2 3 4 5 पंच तत्व में जब ये विलीन हो गया तो ये क्या बन गया? मनी। आपके पास 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है और बाजार में कुछ ऐसा है कि आप कोई भी चीज खरीदें, एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दिस गोल्ड कॉइन। सब्जी वाला भी ले लेगा, जीन्स ट्राउजर वाला भी ले लेगा, बैंक्वेट हॉल बुक कराया पापा मम्मी की 15th 20th एनिवर्सरी मैरिज के लिए, वो भी ले लेगा। दादाजी की 50th 75th एनिवर्सरी थी, उसके लिए आपने केटरिंग बुक की, वो भी ले लेगा। सब ले लेंगे, मैं भी ले लूंगा, इवन कोई मना नहीं करेगा। एंड जो आपके पास 10 ग्राम गोल्ड कॉइन है उसकी वैल्यू लेटेस्ट से 61,500 रुपीज है, और आप जब 61,500 का कोई भी सामान मार्केट से लेते हैं तो कोई भी ये 61,500 का 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन ले लेगा। एंड सो कॉल्ड, मैंने पहले ही बोल दिया, कोई भी इतने रुपए की वैल्यू आप लेना चाहें तो सामने वाला इसको एक्सचेंज कर लेगा। तो ये तीनों बातें अगर गोल्ड में फिट बैठती हैं तो आप गोल्ड को क्या बोलेंगे? मनी बोलेंगे। सर इन दोनों का क्या मतलब है? आप एक घोड़े को जैसी उसकी आज सेहत है क्या उसी तरह से एग्जैक्टली स्टोर करके रख सकते हैं? नो। बट अगर गोल्ड कॉइन मैं आपको बोलूं 10 ग्राम का है और आप इसको जेब में, लॉकर में, घर में कहीं रखिए, क्या 2 साल बाद ही 9.5 ग्राम हो जाएगा? घिस जाएगा। यूज करेंगे डेली, एक्सचेंज करेंगे, 1 2 साल में 0.01 कुछ घिसेगा, बट आधा 1 ग्राम घिसने नहीं वाला। तो ये बात भी फिट बैठ गई गोल्ड में। और अगर आज आप किसी को बोले कि भाई मैंने तुमको 61,500 रुपीज देना है, मेरे पास गोल्ड कॉइन है 10 ग्राम का और बाजार में इसकी एक कीमत है, बट तुम मेरे को सर्विस दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। वो पर्सन कह रहा है ठीक है मैं सर्विस 15 दिन के बाद दे दूंगा। आपने कहा बट मैं पैसा 2 महीने के बाद दूंगा। कह रहा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो डेफर्ड का मतलब जिसको हम टाल सके, जिसको हम टाल सके, विच कुड बी पोस्टपोन्ड, आई रिपीट, विच कुड बी पोस्टपोन्ड। तो वो सामने वाला रेडी है इस बात को करने में। तो ये पांचों चीजें जिस भी किसी चीज के अंदर आ जाएंगी आप उसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल, यू हैव 20 कैट्स एट योर होम। कितनी बिल्लियां हैं आपके पास? 20। क्या कोई भी इंसान, सब्जी बेचने वाला, बैंक्वेट हॉल में फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की परमिशन देने वाला, इंडियन रेलवेज जो आपको टिकट बेच रहा है ट्रैवलिंग की, मेरे जैसा टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, क्या एक्सेप्ट करेगा इन ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज 20 कैट्स? नहीं करेगा। तो मतलब ये एक्सचेंज के लायक कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, बट जनरली का मतलब सब करें, जनरली का मतलब सब करें, तो ये एक्सचेंज नहीं होगा। और अब बैंक्वेट हॉल वाला कह रहा है चलिए मैं ले लूंगा बिल्लियां, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको 25 बिल्लियां देनी पड़ेंगी अगर मेरे यहां फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी वैल्यू कितनी है इस फंक्शन में बिल्लियों की? कितनी बिल्लियां चाहता है वो? 25। बट आपके पास कितनी है? तो उसकी सर्विस इज इक्विवेलेंट टू 25 कैट्स, इक्विवेलेंट टू, बट यू हैव हाउ मेनी टू एक्सचेंज? बिल्ली काम करेगी? बिल्ली काम करेगी नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहां पे है, क्या बिल्ली को सेम कंडीशन में, सेम हेल्दी कंडीशन में स्टोर करना पॉसिबल है? नो। लाख 2 लाख रुपए तो जेब में रख दो वैसे ही रहेंगे। 100 रुपए का नोट आपने आज अलमेरा में रख दिया, क्या 2 साल बाद वो 90 रुपए का हो जाएगा? नो। बट बिल्ली क्या जरूरी है 2 साल तक एग्जिस्ट करे? वैसे ही जरूरी नहीं है। उधार अगर आप किसी से ले रहे हैं, भाई आज सर्विस दे दो, मैं 1 महीने के बाद तुमको 100 रुपए दे दूंगा, तो उसे पता है कि भाई 100 रुपए का नोट अगर आज 100 रुपए का है तो 1 महीने बाद भी कितने का होगा? 100 रुपए का। बट बिल्लियां अगर आज 20 हैं, 1 महीने बाद 20 बचेंगी? क्यों नहीं बचेंगी सर? हो सकता है भाग जाए, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो क्या उधारी चुकाई जा सकती है इस तरह से? बिल्कुल भी नहीं। तो कैन यू से दैट कैट्स आर मनी? नो। सर वो जो हमारी जेब में एक 500 रुपए का हरे रंग का नोट पड़ा है, व्हाट इज दैट? देखते हैं। आपने 500 रुपए का नोट लिया, बाजार में निकल गए, कुछ सामान खरीदना था, शॉपिंग करनी थी, एवरीबडी इन इंडिया वुड एक्सेप्ट दैट, यस और नो? यूएस में एक्सेप्ट होगा? यूएस में एक्सेप्ट होगा?
हमारा 500 का नोट होगा? यूएस में इंडियन रुपी चलता है, क्या चलता है वहां पे? तो क्या हमारा 500 का नोट एक्सेप्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया में 500 रुपए का सामान लेकर वो नोट लोग आपसे ले लेंगे, यस और नो? तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सचेंज। कोई भी चीज जो 500 रुपए के बराबर होगी, हम इस कागज के टुकड़े के इक्विवेलेंट उसको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यस और नो? और 500 रुपए के नोट को रखना आसान है कि बिल्ली को रखना आसान है? 500 रुपए के नोट को। और अगर आप किसी से बोले मेरे पास 500 रुपए मैं तुमको 2 महीने बाद दे दूंगा, तो उधार भी आप चुका पाएंगे 500 रुपए के नोट में? क्या 2 महीने बाद वो 450 का हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन इस चीज पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही? बट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो पॉइंट था कि इंडिया में आप ये 500 का नोट लेके जाएंगे तो कोई भी ले लेगा, बट यूएस में लेगा, चाइना में लेगा, तो इट इज जनरली एक्सेप्टेबल विद इन द कंट्री और वर्ल्ड वाइड, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल है, इंडियन गवर्नमेंट का। यूएस गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करती। तो इंडिया में हम इसे मनी बोले, बात ठीक है, बट वर्ल्ड वाइड इसे मनी नहीं बोल सकते, इसे इंडियन करेंसी बोला जाता है। आप यूएस में इस कागज के टुकड़े को लेके चले जाइए और मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाइए, और वो लोग बोले कि भाई बर्गर इतने इतने का है, आप ये नोट निकाल के दीजिए, वो कहेंगे सॉरी, गिव माई मनी टू मी, गिव माई मनी, दिस इज इंडियन रुपी, दिस इज इंडियन रुपी। बट इंडिया में जब आप अपने झोले से एक बिल्ली निकालेंगे एक बर्गर के लिए, तो मैकडोनल्ड का एम्प्लॉय क्या कहेगा? भैया नोट दो, नोट, बिल्ली नहीं चाहिए हमको। बट इंडिया में बच्चों, अगर आप डॉलर अपनी जेब से निकालें, यूएस डॉलर, क्या सारे लोग मना कर देंगे? कुछ मना करेंगे बट मेजोरिटी तो ले लेंगे। भाई डॉलर इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, भरोसा करेंसी पे, व्हाट? भरोसा। तो डॉलर को आप पूरे अर्थ पे मनी बोल सकते हैं, बट इंडियन रुपी को पूरे प्लैनेट पे हम करेंसी बोल सकते हैं, मनी नहीं बोल सकते। सो चिल्ड्रन, मनी एंड करेंसी आर डिफरेंट थिंग्स और सेम थिंग्स? जिस मनी पे पर्टिकुलर गवर्नमेंट की अप्रूवल है बट सबकी नहीं है, तो वो करेंसी होगा, वो मनी नहीं होगा। तो अगर आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाए, इंडियन रुपी कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट ग्लोबली? मनी, करेंसी, बोथ और नन? तो आपका आंसर क्या होगा? करेंसी। ग्लोबली ये करेंसी है। बट अभी रिसेंट मेरे पास एक वीडियो आया था, उसका क्या नाम था, कोई सिंगर है वो, ओमान एयरपोर्ट पे या रियाद एयरपोर्ट पे कहीं पे था, और वॉन ल्यूटन का शोरूम था, और वहां पे उसने 2000 वाला अपना इंडियन रुपी का नोट दिया और उसको वहां पे सामान मिल गया। मतलब उन्होंने वहां दिरहम या रियाल जो भी करेंसी चलती है वो उन्होंने डिमांड नहीं की। वैसे ही आप अगर नेपाल चले जाइए तो इंडियन रुपी इज फ्रीली एक्सेप्टेड। नेपाल में हर देश की करेंसी चलती है, चाहे आप उनका नेपाली रुपी कन्वर्ट करें चाहे ना करें। सर ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कंट्री में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं, बेचारों का पूरा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? टूरिज्म पे। तो उनको पता है कि अगर हमने थोड़ा सा भी नाटक किया तो जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो आएंगे नहीं। तो आप किसी भी शॉप पे जाइए, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, कैफेटेरिया में जाइए, जो भी करेंसी आपके पास होगी वो कन्वर्ट करके ले लेंगे। वो ये नहीं बोलेंगे जाइए पहले बैंक नेपाली रुपी लीजिए और दीजिए। बट अगर आप यूएस जाएं, चाइना जाएं, जापान जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो दे वुड से कि आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करिए पहले हमारी करेंसी में, तब हम यहाँ पे उसको एक्सचेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन डॉलर, देयर आफ्टर यूके का जो अपना पाउंड स्टर्लिंग चलता है, देयर आफ्टर एक वहां पे करेंसी चलती है यूरो, देयर आफ्टर जापान का येन और रशिया का रूबल। ये 4-5 करेंसीज वर्ल्ड वाइड हैं जो सारी गवर्नमेंट मिलकर एक्सेप्ट करती हैं कि अगर इंडिया में कोई यूरो लेके आता है और आपने आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ उसको एक्सेप्ट करने का, तो आप यूरो लेकर उसे सामान बेच सकते हैं। बट अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि तब अगर आप बैंक में उसको कन्वर्ट करने जाएंगे आपसे 100 तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, आया कहां से पैसा, और वो पूरी कोशिश करेंगे साबित करने में कि ये टेररिस्ट फंडिंग हुई है। समझ में आई बात? तो जब आप एक शॉप ओपन करते हैं और अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अप्रूवल लिया है कि क्या हम फॉरेन करेंसी ले सकते हैं, आरबीआई कहेगा आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? क्योंकि हमारी शॉप दिल्ली में है, मुंबई में है, जहां पे ढेर सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, और मेनी अ टाइम्स उनके पास डॉलर तो होता है बट इंडियन रुपी नहीं होता। तो आरबीआई कहेगा ठीक है, हम आपको सर्टिफाई करते हैं,
अगर आपका बिजनेस इस तरह का है तो यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट फॉरेन करेंसी। तो अब मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, गांधी जी का नोट देता हूँ, आप ले लेते हो। जो बिडेन के भतीजे आए उन्होंने आपको फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, जो गंजू है जिनकी फोटोज पे छपी रहती है, या अमेरिका के और भी प्रेसिडेंट्स थे, वो वाला डॉलर दिया, आपने वो भी ले लिया। दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट? मनी। तो मोदी जी के काफी ये लक्षण मेरे को अच्छे दिखते हैं कि अब आप विदेश में अगर जाएं तो काफी कंट्रीज में अपना रुपी भी चलने लग गया है। किसी जमाने में जब हमको ऑयल खरीदना होता था गल्फ कंट्री से, गल्फ में लोग होते हैं ना, वो पहने रहते हैं सफेद रंग का, अरे चुन्नी जैसे होती है उनकी मम्मी की, और वो प्रेशर कुकर का पाइप लगा लेते हैं। शेख लोग की ड्रेस ऐसी होती है ना, व्हाट इट क्लियर। तो एक जमाना था जब हम फ्यूल इंपोर्ट करते थे, हमको पेमेंट किसमें करना पड़ता था? डॉलर में, क्योंकि वहां के जो शेख थे उनका इंडियन रुपी पे भरोसा बहुत कम था और डॉलर पे बहुत ज्यादा था। सर अब वो लोग रुपी क्यों लेने लग गए? क्योंकि उनको लग रहा है इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ये देश जल्दी निपटेगा नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए, मेरे पास 500 स्क्वायर यार्ड्स का लैंड है और आपके पापा के पास भी इतनी प्रॉपर्टी है। आपके पापा ने इस प्रॉपर्टी पे 10 फ्लोर्स का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और मैंने एक झोपड़पट्टी बनाई हुई है। बैंक किसे ज्यादा लोन देगा? आपके पापा को, क्योंकि लैंड के साथ साथ फ्लोर्स भी तो वैल्यू रखते हैं। बट क्या झोपड़पट्टी वैल्यू रखती है? नो। तो जब बैंक में कोई फटे चीथड़े कपड़े पहन के भिखारी लोन लेने जाएगा, क्या बैंक उसको लोन देगा? बैंक उसको लोन नहीं देगा। बट अगर सो कॉल्ड कोई बीएमडब्ल्यू से 100 करोड़ रुपए का बिजनेस प्रपोजल लेके बैंक के पास गया तो बैंक उसे लोन देगा। तो बैंक फाइनेंशियल प्रोफाइल के साथ साथ भरोसे की भी बात करता है। वही चीज यहां पे भी है। तो डॉलर पे 10 साल पहले भरोसा सादा था और रुपी पे बिल्कुल नहीं था। तो जब मोदी जी ट्रैवल किया अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, बिजनेस प्लान समझाए, उनके लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और लगा सही में पैसा ग्रो कर रहा है, पॉजिटिव न्यूज है। एक नया स्कूल आपके घर के बगल में खुला है, क्या आप अपने भाई बहन को एडमिशन करा देंगे? बट जब वो 5-10 साल पुराना हो जाएगा और लगेगा यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तब आपका फेथ डेवलप होगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो जब हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ेगा, लोग हमारे बारे में कुछ जानेंगे, तो लगेगा हाँ इनके अंदर भी कुछ दम है, बाकी सब चीनी कम है। तो लोग कहेंगे नहीं ये भी सही है। तो 10 साल पहले तक इंडिया को ग्लोबली कैसी पिक्चर दिखाई जाती थी? भूखों नंगों का देश। इज इट ट्रू टुडे? नो। डेज वर देयर जब आईफोन लॉन्च होता था यूएस में और हमारे देश में 6 महीने बाद आता था। आज कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में पहले लॉन्च होते हैं और विदेश में बाद में, या उनकी पैरेलल लॉन्चिंग होती है। इवन एप्पल का भी यहाँ पे स्टोर खुल गया। क्या 10 साल पहले एप्पल ने स्टोर खोला था? बट मोबाइल तो था उनका 10 साल पहले, आईफोन 2 3 करके। बट आज वो स्टोर क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जितना मोबाइल फोन हमारा यूएस में नहीं बिकता, उससे कहीं ज्यादा इंडिया में बिकता है। तो अगर हम इंडिया में अपना एक स्टोर खोलेंगे तो लोग हमको अपना समझेंगे। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? और बिजनेसमैन आदमी को तो भाई बिजनेस चाहिए, जहां मिलेगा दुकान खोल के बैठ जाएगा। और आने वाले टाइम में रेडमी और सैमसंग को कॉम्पीट करने के लिए इट इज एक्सपेक्टेड कि अगले 1-2 सालों में वो स्पेशली इंडिया के लिए मॉडल्स लॉन्च करेंगे बजटेड। तो जैसे 20-25 हजार में आपको रेडमी का फोन मिलता है, जैसे आईफोन SE वाज अ चीपर वर्जन, कि जो लोग 80-90 हजार का नहीं खरीद सकते बट उनको भी स्टेटस सिंबल दिखाना है, तो वो लोग वो खरीदे। अब अगले साल हो सकता है 25 हजार का आईफोन आ जाए तो मैं भी खरीद लूंगा। अंडरस्टैंडिंग? गरीबों का आईफोन। तो उसकी सीरीज होगी GA सीरीज। GA सीरीज क्यों रखा जाएगा? गरीबों का। या SM सीरीज, सौरभ मल्होत्रा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो डॉलर जैसे विदेश में चलता है, हो सकता है 5 साल बाद जब आप यूएस घूमने जाएं, जब आप चाइना घूमने जाएं, रशिया घूमने जाएं, तो आपको डॉलर में कन्वर्ट कराने की जरूरत ना पड़े। तो एज ऑफ टुडे जब हम ऑयल खरीदते हैं ना गल्फ के सप्लायर से, तो वो हमसे पेमेंट रुपी में लेते हैं। सर करते क्या है वो रुपी का? दिमाग में बात आती होगी। नहीं नहीं नहीं, रुपी उनके पास है, उनके देश में तो रुपी नहीं चलता ना। कल को जब उनके लोग हमारी कंट्री आएंगे, सर वो क्यों आएंगे? अरे कुंभ मेले में नहाने आएंगे, गंगा मैया में स्नान करने की नहीं? पिछली बार आए थे ना लोग। तो वो लोग यहाँ पे कौन सी करेंसी लेके आएंगे? इंडियन रुपी लेके आएंगे। आपके भी कुछ रिश्तेदार विदेश में रहते होंगे, तो जब वो इंडिया आते होंगे तो बोलते होंगे सौरभ सर से मिलवा दो, बड़ी इच्छा है मिलने की। तो कुछ बच्चे बोले क्या करेंगे मिलके? अरे $5100 शगुन दे देंगे सबसे पहले उनको। तो अब जब वो विदेशी रिश्तेदार आपके इंडिया आए तो कौन सी करेंसी लेके आए? डॉलर। उन्होंने आपके पापा मम्मी को डॉलर दे दिए और बदले में उनसे क्या ले लिया?
रुपी। अब सर हम क्या करेंगे डॉलर का? संडे को शाम को बेसन घोल के पकौड़ी तल के खाएंगे उसकी। कल को आप जब विदेश जाएंगे तो वही डॉलर आप वहां इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? तो मनी का मतलब समझ में आ गया। तो क्या ये मेरा डिजिटल पेन जनरली एक्सेप्टेबल है? सर सड़क का भिखारी ना एक्सेप्ट करे इसको, आप जनरली की बात कर रहे हैं। पहला ही पॉइंट कट गया। तो बच्चों ये मनी नहीं है। समझ में आ गया? ये है अपना सपना मनी। मनी ये सपने में मनी है बट रियलिटी मनी नहीं है। तो आपके घर में आपके वुडलैंड के शूज हैं, एकदम नए ब्रांड न्यू, एक बार भी नहीं पहने आपने, 5,000 रुपए के, और आप मार्केट गए और 5,000 रुपए की सब्जी खरीद के लाते हैं, क्या सब्जी वाला आपसे शूज लेगा? बिल्कुल लेगा, आपको मारने के लिए। तो क्या आपका शू जनरली एक्सेप्टेबल है? नो। क्या इसे कोई एक्सचेंज करेगा? नो। क्या इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नापी जा सकती है? नो। क्या कोई भी इसे स्टोर करेगा? सर सीधे मुद्दे पे आइए, ये मनी नहीं है। 25,000 का माइक्रोवेव ओवन आपकी मम्मी ने खरीदा, बट आज मम्मी चाह रही है कि कोई उसे 24,000 रुपए में लेकर हमें एक फ्रिज दे दे। कोई करेगा ऐसा? तो वो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बाकी बातें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो कैन वी से इट इज मनी? एब्सोल्युटली नॉट। आजकल आपने पेटीएम गूगल पे का भी नाम सुना होगा, ये भी एक तरह का मनी है। आपने ये नाम सुना है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सुना है? अच्छा, क्या आपने ये नाम सुना है क्रिप्टो करेंसी? बच्चों आने वाली जेनरेशन का मनी इंडिया में ये होगा, वर्ल्ड वाइड ये होगा। सर फर्क क्या है दोनों में? बातें करेंगे किसी दिन, परेशान मत होइए। अभी आप थोड़े छोटे हैं इनको समझने के लिए, बस महीने भर के बाद आप बड़े हो जाएंगे। तो सीबीडीसी एक तरह का पीडीएफ फाइल है जो आपके मोबाइल पे रहेगा। जब आप किसी को पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल से हटके दूसरे के पास चली जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई ट्रैक रखेगा किसके पास कितना मनी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल 2022 में कुछ मेट्रो सिटीज में इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। वो चेक कर रहे हैं कि ये सही तरीके से काम करेगा या नहीं। होप सो अगले 5-7 साल में आप हिस्ट्री की किताब में 500 रुपए का नोट और 2,000 रुपए का नोट देखेंगे। अगली जनरेशन आपकी इसी को यूज करने वाली है। उनके पर्स में एक भी कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा होता है प्रॉमिस टू पे द बेरर होगा ही नहीं। कंप्लीट शिफ्ट है टुवर्ड्स सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और अगर आरबीआई के मन में थोड़ी सी ममता झलक गई तो शायद वो क्रिप्टो करेंसी पे आ जाए। व्हाट इज दिस? विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ये आने वाले टाइम का फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, अभी जो चल रहा है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होगा दैट विल हैव सीबीडीसी एंड क्रिप्टो करेंसी। समझे बात? चलूं आगे? चलिए। मार्केट। सर मार्केट जब हमारे दिमाग में आता है ना तो हम दो बातें जानते हैं। पहली बात क्या आती है? हाँ, मार्केट आप हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, और दो तरह की मार्केट होती है। वन इज कॉल्ड एज बच्चों फैक्टर मार्केट, और दूसरी होती है व्हाट इज सेड एज कमोडिटी मार्केट। मार्केट हेडिंग लिखकर प्लीज अपनी कॉपी में ये दो चीजें ऐड अप करिए, फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट। फैक्टर मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट होती क्या है सर? फैक्टर मार्केट हर वो बाजार जहां पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अगर आप जमीन खरीदने में इच्छुक हैं तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे, दैट इज अ फैक्टर मार्केट। आपको कुछ वर्कर्स हायर करने अपनी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए, आप लेबर चौराहे से उनको पकड़ के ले आएंगे, दैट इज नोन एज व्हाट? फैक्टर मार्केट। आपको पैसा चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, बैंक से जाकर, मुथूट फाइनेंस से जाकर लोन ले आओगे, दैट इज नोन एज फैक्टर मार्केट। और आपको कुछ प्रोफेशनल्स चाहिए अपने दादाजी का 1,000 करोड़ का बिजनेस मैनेज करने के लिए, आप आईआईएम से जाके, हार्वर्ड से जाके, केलॉग बिजनेस स्कूल से जाके, वॉटन से जाके, किसी इंस्टीट्यूट से जाके पढ़े लिखे लोगों को ले आएंगे, दैट इज नोन एज व्हाट? फैक्टर मार्केट। देयर आफ्टर सर कमोडिटी मार्केट क्या होती है? कमोडिटी मार्केट वो बाजार होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग बच्चों किसकी होती है? गुड्स एंड सर्विसेज की। एक जमाना था जब हम इसको ऐसे ही पढ़ा दिया करते थे। आज ये दो कॉन्टेक्स्ट में चलती है, वन इज ऑफलाइन, अदर इज
ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट को बोलते हैं फिजिकल मार्केट और ऑनलाइन मार्केट को बोलते हैं डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट में Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वगैरह चलते हैं। और फिजिकल मार्केट का मतलब विच हैज अ ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। चौक मार्केट, कटरा मार्केट हर सो कॉल्ड शहर में आपको पूरे इंडिया में मिल जाएंगे। तो आपके घर के बगल में अगर कोई मार्केट है जहां से आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं तो इट्स अगेन अ फिजिकल मार्केट। और वही चीज जब आप Amazon से खरीदते हैं, मान लीजिए आपने 1 किलो टाटा टेटली चाय Amazon से खरीदी तो इट्स अ डिजिटल मार्केट। और अगर मुन्ना प्रोविजन स्टोर से खरीदी तो इट इज फिजिकल मार्केट। आप जिस 5 रुपए के बॉल पॉइंट पेन से नोट्स लिखते हैं, अगर आपने इसे Amazon से खरीदा तो इट इज अ डिजिटल मार्केट। और अगर आपने XYZ स्टेशनरी शॉप से खरीदा तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन? फिजिकल मार्केट। गॉट इट क्लियर? प्लीज कॉपी दिस। इसके बाद मैं आपको फिजिकल मार्केट का बड़ा वृद्ध आकार दिखाता हूं। कॉपी दिस क्विकली। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आपको बच्चों स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा होगा, टाइटल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। मिला? तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से फिजिकल हो या डिजिटल हो, दो तरह के मार्केट फॉर्म्स आपको नजर आते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट। अब सर ये होता क्या है? मैं एकदम सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको देता हूं, एकदम सिंपल। सब्जी मंडी पे जनरली हर शॉप पे कौन सी चीज सबके पास अवेलेबल है? प्याज, आलू वगैरह वगैरह। हाँ, टमाटर, आलू वगैरह ये सबके पास अवेलेबल है। और प्राइस भी लगभग इस चीज का हर ठेले पे लगभग, अब 1-2 रुपए के डिफरेंस को चिंदी चोर की तरह ना पकड़ लेना, डिफरेंस सेम हो मतलब कॉमन होगा, तो इट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन परफेक्टली। बट पूरे बाजार में शिमला मिर्च, ब्रोकली, ब्रोकली जानते हैं ना, रईस लोगों की गोभी, एक दुकान पे मिलती है और किसी नहीं मिलती है। पूरी मार्केट में ककड़ी या कटहल 2 ठेलों पे है और किसी पे नहीं है। कितने पे है? 2 पे। तो जब प्रोडक्ट हर जगह मिले, उसकी प्राइस भी लगभग सेम हो, बायर सेलर ढेर सारे हो, वी कॉल इट एज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। जब मार्केट में बच्चों सेलर सिर्फ एक हो, आई रिपीट, सेलर सिर्फ एक हो, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। और जब 2 सेलर्स होंगे तो इट इज डुओपोली। सुनाई पड़ रहा है? तो किसी जमाने में मोबाइल फोन हर कंपनी का एक जैसा ही होता था और प्राइस भी लगभग एक जैसी होती थी। दैट वाज द टाइम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये मैं 97 98 की बात कर रहा हूँ, 20-25 साल पहले की। बट अब आपको पूरे बाजार में सो कॉल्ड अगर एंड्रॉयड मोबाइल मिल रहा है तो वो कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ गूगल। और iOS प्लेटफॉर्म पे मोबाइल कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ एप्पल। तो एप्पल का अपने iOS में मोनोपोली है और गूगल का अपने एंड्रॉयड में मोनोपोली है। मोनोपोली शब्द का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनो का मतलब सिंगल और पोली का मतलब सेलर। बट स्मार्टफोन मार्केट में कौन कौन है? स्मार्टफोन मार्केट में कौन कौन है? 2 हैं, एंड्रॉयड भी और iOS भी है। तो स्मार्टफोन मार्केट का क्लासिफिकेशन इफ आई डू इन इंडिया, इट हैज डुओपोली नेचर। ढपली नहीं, व्हाट? डुओपोली। और अगर iOS की बात करें तो मोनोपोली एप्पल की है। एंड्रॉयड की बात करें तो मोनोपोली किसकी है? गूगल की। समझ में आ गया? पक्का? अगर बात करें कंप्यूटर प्रोसेसर्स, किसी जमाने में पूरे दुनिया में इकलौती कंपनी थी इंटेल जो प्रोसेसर बनाया करती थी, और कोई नहीं बनाता था। बट अब इंटेल के अलावा भी कौन सी कंपनी है? AMD। चलिए, सो कंटिन्यूइंग अगेन। भाई समझ में आ गया व्हाट? बच्चों डुओपोली समझ में आ गया? तो फिर से बात करते हैं। स्मार्टफोन मार्केट की अगर हम बात करें तो 2 ही आपको लीडर्स नजर आते हैं, वन इज एंड्रॉयड, अदर इज iOS। तो ये क्या हो गया? डुओपोली। समझ में आ गया? पक्का? सर ये क्या होता है? सर ऑगी एंड द कॉकरोच से लाए क्या इसको? ऑगी एंड द कॉकरोच से नहीं लाए हैं। ओलिगोपोली क्या होता है? इंडिया में कार कंपनीज कितनी है बताइए भाई? 10-15 होंगी कम से कम। मारुति है, महिंद्रा है, फोर्ड भी थोड़ी बहुत है मान लीजिए। लग्जरी कार्स बेच रहे हैं, बेसिक कार्स बंद कर दी उन्होंने बेचनी। इंडिया में मस्तांग बेचते हैं अभी, बोलो 75 लाख की। ओके, hyundai है, टोयोटा है, टाटा है, महिंद्रा है, ढेर सारी हैं, जनरल मोटर्स है, ढेर सारी हैं। बट लग्जरी कार्स बेचने वाली कौन कौन सी हैं? इट्स मर्सिडीज, ऑडी एंड BMW।
अब लैम्बोर्गिनी तो चली गई सुपर लग्जरी में, हम लग्जरी की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें भाई, टाटा, महिंद्रा, मारुति, जनरल मोटर्स, हिंडई, ये सब कंपनीज का एक अपना कंपटीशन है। जब मारुति वाले बोलते हैं कि दिवाली ऑफर चल रहा है, ऑल्टो गाड़ी खरीदें और एक चांदी का सिक्का फ्री ले जाएं, क्या ऑडी वाले भी यही काम करेंगे? ऑडी गाड़ी खरीदें, 10 चांदी के सिक्के फ्री ले जाएं। क्या ऑडी वगैरह इतनी घटिया एडवर्टाइजमेंट करते हैं? नो। जो सस्ते न्यूज़पेपर्स होते हैं, क्या आपने उसमें कभी ऑडी बीएमडब्ल्यू का एडवर्टाइजमेंट देखा? नो। क्योंकि इन कंपनीज को पता है जो 5 रुपए का न्यूज़पेपर पड़ता है उसकी ऑडी खरीदने की हैसियत नहीं है। आपने कभी लैम्बोर्गिनी का टीवी एडवर्टाइजमेंट देखा? नहीं देखा। तो एक बार लैम्बोर्गिनी के सीईओ साहब से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, उनसे पूछा जा रहा था कि व्हाई डोंट यू डिस्प्ले टीवी एड्स एंड ऑल। ही गेव एन आंसर, जो इंसान टीवी देखता है इसका मतलब वो खाली इंसान है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो वो कमाई ही इतनी नहीं कर पाता कि हमारी गाड़ी खरीदने के लायक हो। तो आपने ये टाटा, महिंद्रा, मारुति, जनरल मोटर्स, हुंडई, इन सब की कार्स को अलग अलग शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा। क्या उतनी ही फ्रीक्वेंटली आपने लैम्बोर्गिनी गाड़ी किसी शॉपिंग मॉल में देखी? इंडिया में शायद 1-2 जगह डिस्प्ले होता होगा, बट ये मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा छाप जो है, ये हर चौराहे पे अपनी गाड़ी लगाए रहते हैं। हर चौराहे चौराहे पे कहीं कस्टमर पकड़ जाए, चिपका दो उसको गाड़ी। यस और नो? आप इनके शोरूम में फोन कर दीजिए कि हमको गाड़ी खरीदनी है, अरे बाप रे बाप, फिर तो मजा देखिए। जब तक ये देख नहीं लेंगे कि उस आदमी के घर पे फोटो पे माला टंग गई है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? एक आत्मा भी एक समय के बाद इंसान का पीछा छोड़ देती है, बट जो मार्केटिंग सेल्समैन होते हैं ये उससे भी धुरंधर होते हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते। कैंसर का इलाज है चिपकने का, इनका इलाज है ही नहीं। बट आप फोन करिए लैम्बोर्गिनी के शोरूम में, ईमेल करिए कि हमको आपकी गाड़ी के बारे में जानना है, मैक्सिमम वो कितना गिरेंगे, वो आपको एक जूम कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे, गाड़ी की सारी डिटेल्स दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको एक वीडियो दे देंगे, आप उसको देख लीजिए। क्या वो आपके घर तक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कराने लाएंगे? इवन आप उनके शोरूम में भी चले जाइए, वो आपको गाड़ी को टच तक नहीं करने देंगे। पहले आप अपनी इनकम प्रोफाइल उनको बताइए। अगर आपने कहा मैं नौकरी करता हूं बट पैसे बहुत है मेरे पास, नमस्कार, हम आपको गाड़ी नहीं बेचना चाहते। क्योंकि आप जैसे लोग क्या करेंगे, ऊपर से सनरूफ खोल के उसमें प्लम्बर का पाइप लाद के लाएंगे, तो गाड़ी की हो जाएगी बेइज्जती। समझ में आई बात? तो हम आप जैसों को गाड़ी नहीं बेचना चाहते। व्हाट इट, आप जुगाड़िया लोग होंगे, आप सड़क पे उसका पंचर बनवाएंगे, वहीं उसकी सर्विसिंग करा देंगे, तो हम इस तरह के लोगों को गाड़ी नहीं बेचना चाहते हैं। हम सुपर एटिकेट एक्सक्लूसिव चाहते हैं गाड़ी इंसान खरीदे। इसीलिए इन गाड़ियों की सर्विसिंग बड़ी महंगी होती है। लैम्बोर्गिनी की सर्विसिंग मैं आपको बता दूंगा, उतने में एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी आ जाती है। बीएमडब्ल्यू की सर्विसिंग बता दूंगा, उतने में 2 एक्टिवा आ जाएंगी आपकी। मेरे दोस्त ने खरीदी थी बीएमडब्ल्यू, 2 साल चलाने के बाद उसने बेच दी, ऑडी खरीद ली। मैंने क्यों बेची? कह रहा पहली सर्विसिंग 1,28,000 रुपए की थी। मैंने कहा बाप रे बाप, 1,28,000 में आदमी एक्टिवा खरीदते हैं? सर इतना महंगा क्या है? इतना महंगा कुछ नहीं है, जान पूछ के ऐसी प्राइसिंग की गई है उन सामानों की जो बाजार में मिलता ही नहीं है। आप BS6 मोटरसाइकिल खरीद लीजिए, BS6 एक्टिवा खरीद लीजिए, वो सड़क पे रिपेयर ही नहीं होगी। पीसीबी ऑन बोर्ड सारी चीजें इतनी हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी के साथ हैं कि लैपटॉप के साथ उसका कॉर्ड जब कनेक्ट किया जाएगा वो गाड़ी की गड़बड़ियां बताएंगी। यहाँ पे तो क्या गाड़ी गड़बड़ है, लोकल मैकेनिक के पास ले गए और थोड़ा उसने स्क्रू से टाइट वाइट कर दिया। उन गाड़ियों में ऐसे स्क्रू स्क्रू होते ही नहीं है। तो व्हाट दीज कंपनीज आर डूइंग, दीज कंपनीज आर चिल्ड्रन क्रिएटिंग मोनोपोली, ताकि मोहल्ले के जो लोकल छाप ये व्हीकल रिपेयर करने वाले हैं इनका काम धंधा बंद हो जाए। यही BS6, BS7, BS8 यूरो नॉर्म्स चलाए जाते हैं कंट्रीज में। तो लोगों को समझ में आ गया कि मोनोपोली क्रिएट कैसे होती है। समझ में आया? HP का प्रिंटर आप खरीदते हैं, पता लगा 6 महीने बाद मॉडल ही बदल गया। क्यों? वो लॉन्ग टर्म एक मॉडल नहीं बेचते। अगर बेचने लग गए तो उस मॉडल की डुप्लीकेट कॉपीज बनने लग जाएंगी चाइना में, और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाएगा। तो जो पैसा HP कमाता है वो दुनिया में सब लोग कमाएंगे। तो व्हाट दे डू, दे कीप ऑन लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स, ताकि कोई भी उनके मॉडल की चोरी ना कर पाए। समझ में आ गया मोनोपोली का मतलब? तो एक सेलर बाजार में होगा तो इट इज व्हाट, मोनोपोली। 2 होंगे तो? सर ये क्या है, अभी भी आप नहीं बताए? मैं बता चुका हूं आपको। क्या इनका इनसे कोई कंपटीशन है? नो। तो ये सब हैं बच्चों मोनोपोलिस्टिक। मम्मी की महंगी वाली लैक्मी की लिपस्टिक नहीं,
मोनोपोलिस्टिक। और ये सब क्या है? ऑगी एंड द कॉकरोच, ओलिगोपोली। तो जब मार्केट में ढेर सारे बर्गर बेचने वाले हैं, बट अंकल सैम का बर्गर स्टार्ट ही 249 से होता है, क्या इनका मुकाबला मैकडॉनल्ड्स के साथ होगा? इनका मुकाबला मैकडॉनल्ड्स के साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, बर्गर किंग, ये सब एक अपना लेवल ऑफ कंपटीशन लेके चलते हैं, बट अंकल सैम का बर्गर एकदम महंगा वाला है, अलग से है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ओलिगोपोली। और अगर ये इकलौते हैं मार्केट में तो मोनोपोली। समझ में आया कि नहीं आया? तो लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई ढेर सारी ट्रेन हैं, सब सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बट क्या वंदे भारत का किसी से कोई कंपटीशन है? क्या राजधानी का कोई कंपटीशन है? तो वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, ये अलग लेवल की ट्रेन हैं। दिस इज ओलिगोपोली। मार्केट में ढेर सारी कंपनीज बॉल पॉइंट पेन बनाती हैं, क्रॉस, मॉन्ट ब्लैंक, ये महंगी रेंज है पेन की, इनका कंपटीशन लिंक और पार्कर के साथ नहीं होता है। दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। व्हाट डू वी कॉल देम? ओलिगोपोली। याद रहेगा ये पक्का, अगली क्लास में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक? बाजार में ढेर सारे लोग शर्ट बेच रहे हैं, आई रिपीट ढेर सारे लोग, बट सबका ब्रांड नेम अलग अलग है। व्हाट इट क्लियर? सबका डिजाइन अलग अलग है, प्राइस सबकी अलग अलग है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो पिज्जा डोमिनोज भी बेचता है, पिज्जा पिज्जा हट वाले भी बेचते हैं, और वो एक ला पिनाजो करके कोई है वो भी बेचता है, अंकल पिज्जू हैं वो भी बेचते हैं, अंकल चिज्जू हैं वो भी बेचते हैं, सब पिज्जा बेचते हैं, बट सबकी रेसिपी, सबका प्राइस, सबका स्टाइल ऑफ सर्विंग, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। इट इज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। तो अलग अलग बिजनेस करने के तरीके पे ये सिस्टम चेंज आता है। जैसे एंड्रॉयड तो सब बेचते हैं, सैमसंग भी बेचता है, गूगल भी बेचता है, आईफोन में तो एंड्रॉयड होता नहीं है, वीवो में होता है, ओप्पो में होता है, मोटरोला में होता है, बट सबका यूजर इंटरफेस अलग अलग है, बट एंड्रॉयड सबका है। तो एंड्रॉयड 12 आपको किसमें मिलेगा भाई? रेडमी के फोन में मिलेगा, रियलमी में मिलेगा, रियल झूठ में मिलेगा, सप्तमी में मिलेगा, सप्तमी में मिलेगा, पंचमी में मिलेगा, वीवो मिलेगा, ओप्पो मिलेगा, टोप्पो मिलेगा, कोप, ढेर सारी कंपनियां हैं, सब एंड्रॉयड बेच रही हैं, बट सबका यूजर इंटरफेस, डिजाइन, बॉडी का शेप, स्क्रीन का डिस्प्ले, प्रोसेसर की स्पीड, ये सब कुछ फर्क है। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक। भाई सैमसंग अपने मोबाइल फोन्स में डिमेंसिटी प्रोसेसर यूज करता है, उनका अपना एक्सिनोस है वो यूज करते हैं, रेडमी ज्यादातर स्नैपड्रैगन पे काम करता है, दूसरी कंपनी को दूसरा प्रोसेसर यूज करते हैं, बट है सब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते जुलते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। इट इज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। इंडिया में हर स्कूल में 11th क्लास के बच्चे को इकोनॉमिक्स में बेसिक टर्म्स पढ़ाए जाते हैं, यस और नो? बट हर टीचर के पढ़ाने का स्टाइल फर्क है, हर टीचर का टाइम टेबल फर्क है, हर स्कूल में जो पीरियड होगा लंच ब्रेक के बाद या पहले फर्क है, हर टीचर का एग्जाम्पल देने का तरीका फर्क है, बट पढ़ाते सब एक ही है। इट इज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। अचारी आलू की सब्जी खाई होगी आपने, अचार का मसाला डेफिनेटली यूज होता है, ढाबे में टेस्ट अलग मिलेगा, किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में टेस्ट फर्क मिलेगा, किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में टेस्ट फर्क मिलेगा, कोई केटर या हलवाई बना रहा है शादी में तो टेस्ट फर्क मिलेगा, बट रेसिपी का नाम सबका अचारी आलू है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोपोलिस्टिक। लैपटॉप बनाने वाली 10 कंपनीज हैं इंडिया में, सब लोग आईबीएम और एएमडी का प्रोसेसर यूज करते हैं, बट स्क्रीन का साइज हो गया या नंबर ऑफ कीज हो गया, लैपटॉप का डिजाइन हो गया, उसका कलर हो गया, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बात समझ में आई या उड़ गई सिर के ऊपर से? पक्का मोनोपोलिस्टिक समझ में आ गया? ये क्या सर, मौसमी की बहन है ये, मोनोप्सनी? ऐसा बाजार जहां पे सिर्फ एक बायर हो, सर समझ गए, कब्रिस्तान सर। कब्र के लिए सर एक ही को सब कुछ चाहिए है। कब्रिस्तान का एग्जाम्पल आज पहली बार मैंने लॉन्च किया है पिछले 25-26 सालों में। वैसे मैं इस एग्जाम्पल को बच्चों को ऐसे समझाता हूं, फाइटर प्लेन खरीदने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो बायर कौन है? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेलर कौन है? बोइंग है सर, एयरबस है, दसॉल्ट है, सौरभ सर है, 4-5 कंपनीज वर्ल्ड वाइड फाइटर प्लेन्स बनाती हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक है। ऐसे बाजार को बोलते हैं क्या? मोनोप्सनी। व्हाट? मोनोप्सनी। समझ में आ गया? पक्का? तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है।
लेक्चर लोड हो जाएगा बाय इवनिंग। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, अपनी कॉपी में आप वीडियो देखकर ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट फॉर्म्स है, इतना बच्चों, इसको अपडेट करेंगे। इसके नीचे का खबरदार किसी ने लिखने की कोशिश की, उसका वही हाल होगा जो शाहजहां ने 600 वर्कर्स का किया था। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये नोट डाउन करना है। कर लेंगे इतना काम? चलिए, दिस इज योर होमवर्क। कोई डाउट किसी को?